डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं और मजबूती से देना। सीटें कम की जा रही है, यानी 100 की जगह 5, 3, 2, यानी टिकट सेक्शन के लोग आ जाते थे यूनिवर्सिटी में पूरे देश भर में। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। उठाओ उठाओ दलितों पिछड़ों गरीबों को। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। हम में से बहुत सारे लोग, मैं भी, उस साल में एक बच्चा था, लेकिन ये नारा गूंज रहा था। खास तौर पे जो गंगा का यूपी और बिहार का दोआब था, वहां पे जोर शोर से ये नारा गूंज रहा था। ये नारा किसके लिए था? ये नारा था देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह के लिए। हुआ क्या था? हुआ यह था कि देश के रक्षा मंत्री रहते हुए वीपी सिंह ने रक्षा सौदे में दलाली का खुलासा करके आरोप लगा के सरकार पे और इस्तीफा दे दिया। सरकार गिर गई, नई सरकार आती है। कुछ पीछे जाते हैं, ठीक 10 साल पीछे, 1990 के 1980 में मंडल कमीशन यानी कि विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की अध्यक्षता में बना आयोग, उनका वो जो आयोग था, वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है केंद्र सरकार को। आयोग बनाया था मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सरकार कांग्रेस की आ चुकी थी, इंदिरा गांधी की। रिपोर्ट रखी की रखी रह जाती है, वीपी सिंह की सरकार आती है। इस सरकार में भी वही चेहरे थे जो मोरारजी देसाई की सरकार में थे, बहुत सारे, वो समाजवादी जनता पार्टी वाले। और वीपी सिंह, आज जो तारीख है 8, इससे ठीक एक दिन पहले, यानी कि आज से कोई 30 साल पहले, नेशनल फ्रंट की सरकार जो है वो घोषणा करती है, सिग्नेचर करते हैं वीपी सिंह कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की जाएंगी। आप सबका स्वागत है जात ना जात में। और फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारे इस शो का नाम कहां से आता है। भक्ति आंदोलन के कवि रैदास का एक दोहा जो कहता है कि जात जात में जात है, जस केलन के पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात ना जात। तो जब तक जाति नहीं जाती तब तक हम मनुष्य नहीं बन सकते। तो बाबा साहेब अंबेडकर के सपने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के सपने को लेकर उसके बारे में बात करने के लिए हमने इस शो को शुरू किया था। और आज हमको 1 महीना हो गया है शो करते हुए, 6ठा एपिसोड है। और हमने लगातार इस 1 महीने में हर बार बात की है मंडल कमीशन के बारे में, क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू हुए 30 साल पूरे हो गए हैं। आज इस खास एपिसोड में, यह हमारा मंडल की सीरीज का आखिरी एपिसोड है। इसके बाद हम जाति के और मुद्दों की तरफ भी जाएंगे हर बार। हमारे साथ बहुत खास 3 मेहमान हैं। हमारे साथ बीपी मंडल जी के पौत्र सूरज मंडल जी हैं। डॉक्टर सूरज मंडल अध्यापक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। हमारे साथ आरजेडी के सांसद, उच्च सदन से, राज्यसभा से मनोज कुमार झा जी हैं। और हमारे साथ आप सबके जाने माने प्यारे प्रोफेसर विवेक कुमार हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। और मेरे साथ हैं मेरी साथी, असिस्टेंट एडिटर हमारी सौम्या। आप लोग जो देख रहे हैं उनका स्वागत, और आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत कि आप लोगों ने समय निकाला। और मैं सबसे पहले सूरज जी आपकी तरफ आ रहा हूं। आपकी फेसबुक जो प्रोफाइल थी उसमें कवर पिक्चर जो थी वो मंडल जी की लगी हुई थी। कल 7 तारीख थी, क्योंकि मेरा सवाल वही है, मैं शुरुआत वहीं से करूंगा। आप एक विरासत, जाहिर सी बात है, जो है उसका दबाव भी होता है, खैर, हालांकि, पर आप कहां देखते हैं 3 दशक बाद जो हमारी आज की थीम है कि हम क्या मंडल की सिफारिश, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट का सपना था, क्या उस पे कोई खतरा आपको दिखता है? ये खास तौर पे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी हैं। जिस दौर की बात कर रहे हैं जी, डॉक्टर मनोज झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे
हर तरह से उनके साथ मित्रता है, उन पारिवारिक तौर पर भी है, और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौर में भी, और आज एज ए कलीग भी हम लोग साथ हैं। तो ये वो दौर था जब मंडल कमीशन लागू हुआ, जिसका सबसे अधिक प्रभाव दिल्ली विश्वविद्यालय में पड़ा। प्रभाव यूं कहिए कि एक नकारात्मक ढंग से भी पड़ा कि उसका विरोध एक इस तरह से शुरू हुआ वहां कि आज जो आप बोल रहे हैं, आप जाहिर है बहुत यंग होंगे जब राजा नहीं फकीर है, लेकिन ये नारा विश्वविद्यालय के अंदर नहीं था, ये विश्वविद्यालय के बाहर था। और वीपी सिंह को ये बताते हुए काफी कष्ट होता था कि जब तमाम मीडिया उस समय की कहते थे कि यूथ इज अपोजिंग दिस कमीशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमीशन रिपोर्ट, तो वो पूछते थे कि क्या यूथ सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय या कुछ देश के बड़े विश्वविद्यालय में है, क्या गांव देहात के या ग्रामीण इलाके के या जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो इतनी बड़ी जातियां हैं उनके बच्चे नहीं हैं। तो ये और जो आपने पूछा बहुत अहम सवाल कि क्या इस रिपोर्ट पे खतरा है, रिपोर्ट आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं अगर मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे। जब ये संविधान में निहित था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी योगदान है कि उन्होंने जो अछूत जातियां थी उनको अनुसूचित करके उनके लिए बहुत प्रावधान बनाए, लेकिन उनके मन में हमेशा था कि देश के कई अन्य जातियां हैं जो पिछड़े हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, और उनके उत्थान के लिए हम संविधान में क्या प्रावधान कर रहे हैं। और उन्होंने वो जो प्रावधान किया उसके तहत एक कमीशन बनाकर, और वो कमीशन का काम था उन जातियों का पता लगाना जो अभी भी समाज में इतने पिछड़े हैं, जिनको आगे लाने की जरूरत है। एक समाहित और एक तरह से सभी को साथ देकर एक विकास के लिए ये जरूरी है। तो उन्होंने उस आर्टिकल के तहत कमीशन का प्रावधान किया, जिसके तहत जब कोई कमीशन नहीं बना और जब बाबा साहब ने नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया, तो आदरणीय विवेक जी यहाँ हैं बैठे हुए, वो अगर वो जाहिर पढ़े होंगे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो रेजिग्नेशन लेटर था, जिसमें जो हिंदू कोड बिल के अलावे पिछड़ा वर्ग आयोग जो नहीं बना था उसकी चर्चा उन्होंने की थी। और उनके इस्तीफे के बाद ही काका कालेलकर कमीशन बना। काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन रिपोर्ट के साथ उन्होंने अपनी बात कही कि मैं इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखता, और इस तरह से वो रिपोर्ट एक तरह से इतिहास के डस्टबिन में चला गया। जनता पार्टी बनने के बाद चूंकि मंडल जी की अहम भूमिका थी जनता पार्टी को बनाने में भी, और जनता पार्टी में बिहार में जो वो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर और आचार्य राममूर्ति और अन्य सदस्य थे, सत्येंद्र नारायण सिंह थे, इन लोगों के साथ थे। यूं कहिए कि लालू प्रसाद जी को टिकट उन्होंने ही दी छपरा से, जो वो लड़े थे 77 में। तो जब ये मोरारजी भाई की कैबिनेट बनी तो ये बहुत बड़ा एक सवाल था कि क्या मंडल जी एक बहुत प्रमुख भूमिका में रहेंगे कैबिनेट में। लेकिन जब वो कैबिनेट में नहीं आए तो कई सारी चर्चाएं होने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मोरारजी भाई ने स्वयं आकर उनको बताया कि आप जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का मैं आपको अध्यक्ष बनाया हूं, और उनके घर पे जो उस समय लोग बैठे हुए थे काफी एक तरह से हतोत्साहित थे कि आपको कैबिनेट नहीं बनाया, क्या दे दिया। लेकिन मंडल जी बड़े खुश थे, उन्होंने कहा कि मुझे समाज की सेवा करने का एक मौका मिले। जो बात आपने पूछी, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट को जब सबमिट किया तो जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बन चुकी थी, और यानी जैल सिंह गृह मंत्री थे। उनको प्रति इंदिरा गांधी को एक समारोह में 31 दिसंबर 1980 को विज्ञान भवन के एक समारोह में उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी, और राष्ट्रपति महोदय को देने के लिए वो अपने अन्य सदस्यों के साथ, कमीशन के अन्य सदस्यों के साथ, जिसमें सचिव जो थे SS गिल साहब थे, एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट एंड अ वेरी अपराइट ऑफिसर, उनके साथ वो गए और राष्ट्रपति महोदय को उन्होंने सबमिट किया रिपोर्ट। और जब रिपोर्ट को देकर निकले तो उन्होंने एक लाइन कही कि मुझे लग रहा है जैसे गंगा जी में मैं इस रिपोर्ट को बहा के आ गया हूँ, इसका कुछ अब होने वाला नहीं।
उनको लग गया था कि जिस हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट बनाई, क्योंकि श्रीमती गांधी का, इंदिरा गांधी का उस समय भी उनको ऑफर था कि जम्मू कश्मीर का गवर्नरशिप खाली है, थोड़ा रिपोर्ट को इस तरह से बनाए कि मुझे जो अन्य लोगों को देखना है वैसे देखें। लेकिन मनोज भाई जानते हैं कि ये हमारे जिदेक के में ही हम का घर है और राजनीतिक परिवार से मनोज भाई भी जुड़े हुए हैं कि मंडल जी किस तरह के शख्सियत थे जो किसी के दबाव में आने वाले नहीं थे। तो वो रिपोर्ट उसी समय उनको लग गया, और ये रिपोर्ट को जब बाहर आई, जो इम्प्लीमेंट हुआ, वो भी एक बड़ी घटना थी। जब देवीलाल जी वीपी सिंह का साथ छोड़ रहे और लगभग 78 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शरद यादव की यहाँ बैठक की और शरद जी समर्थक थे देवीलाल जी का, और ये तमाम लोग जो 78 लोग थे ये पिछड़े वर्ग के थे। इन्होंने ये शर्त रखी वीपी सिंह की को कि हम आपके सरकार को समर्थन देंगे बशर्ते आप जो है मंडल कमीशन को लागू करें। शरद जी ये बात कहने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को मैं लाल किले के प्राचीर से ये घोषणा करूंगा। लेकिन शरद जी ने कहा कि नहीं, आप तुरंत इसकी घोषणा करें। इस तरह से 7 अगस्त को ये रिपोर्ट साइन हुई। तो इस माहौल में वो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ। इस माहौल में, किस माहौल में उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, उसके सिर्फ एक अनुशंसा को, कई सारी अनुशंसाएं हैं, उसमें से एक अनुशंसा केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग को दिया जाए। वो वीपी सिंह ने सिर्फ एक अनुशंसा पर साइन किया, और कई वर्षों बाद 2007 में अर्जुन सिंह ने उसकी दूसरी अनुशंसा शैक्षणिक संस्थाओं में मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने का उन्होंने आदेश दिया। ये 2 ही प्रस्ताव हैं। हालांकि जो मंडल कमीशन पढ़े हैं रिपोर्ट को, वो जानते हैं इसमें कई सारी अनुशंसाएं हैं जो जमीन को भी लेके है, जमीन को पुनः बांटने को लेके है, और कई क्रांतिकारी विचार हैं उसमें। तो ये रिपोर्ट आज तो इस तरह से ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार में ये जो झेल रही है, और अन्य पिछड़ा वर्ग आज मंदिर में जाके घंटी बजा रहे हैं, उनको शायद पता नहीं है कि जो राजनीति है, मंडल की राजनीति, जैसे मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले थे, मंडल की राजनीति के तोड़ के रूप में मंदिर की राजनीति बनी। तो रिपोर्ट ही नहीं, पूरे की पूरी, और मैं आपने विरासत की बात की, वो विरासत भी एक तरह से दबाव में है, एक तरह से टारगेटेड है। और आज वीपी सिंह और मंडल जी का नाम लेने में जो अभी सत्ता में लोग हैं वो तो कोताही करते ही हैं, लेकिन ये खुशी की बात है कि हर साल अब जो आवाम है, जो आम लोग हैं जिनके हक के लिए ये रिपोर्ट आया है, वो मंडल जी के नाम देने लगे हैं। तो एक तरफ वो टारगेटेड है, तो एक तरफ उसके बचाव में अब धीरे धीरे लोग उस रिपोर्ट की अहमियत समझ के आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में है मनोज भाई, 2 ही पार्टी में समझता हूँ पूरे मुखर रूप से इसके समर्थन में खड़ी है आज। एक तो साउथ इंडिया में डीएमके पार्टी है, जो अभी स्टालिन साहब की पार्टी या करुणानिधि की पार्टी, और लालू प्रसाद जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। तो ऐसी परिस्थिति में आज ये रिपोर्ट लोगों के सामने आपकी और हमारे सामने खड़ी। सौम्या जी, क्योंकि अभी डॉक्टर सूरज ने लालू प्रसाद जी की बात की, तो मनोज सर आपके लिए एक सवाल है वहीं से जुड़ता हुआ। 90 के दशक में पटना के गांधी मैदान में लालू प्रसाद जी ने कहा था, चाहे धरती आसमान में लटक जाए, आसमान धरती पर गिर जाए, मगर मंडल कमीशन लागू होकर रहेगा। और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने बहुत दलित, बहुजन, मुस्लिम यूनिटी पे काम भी किया है, पर पिछले कुछ सालों में कई चीजें बदली हैं। जैसे 17 ओबीसी कास्ट, छोटी ओबीसी कास्ट, कहर, कश्यप, केवात, निषाद, इनको एससी लिस्ट में शामिल किया गया उत्तर प्रदेश में। बहुत तरह के जोड़ तोड़ करे जा रहे हैं, सब कास्ट लाई जा रही है, नंबर्स को बदला जा रहा है। आप कैसे उस यूनिटी को वापस इमेजिन कर पाएंगे, उस एकता को वापस इमेजिन कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? सौम्या, थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं पहले विवेक भाई को सुनना चाहता था, लेकिन आपने मुझे बीच में इस अफसाने में दे दिया। आपने कहा कि ओबीसी पॉलिटिक्स जो विषय था
मेरा मानना है कि मंडल कमीशन एंड ओबीसी पॉलिटिक्स ये जस्टिस नहीं करता है, ये टॉपिक ही जस्टिस नहीं करता है। ये ओबीसी पॉलिटिक्स का मसला नहीं है स्वामिया जी, ये सामाजिक न्याय का मसला है। एंड हम में से बहुत सारे लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम अपनी जिंदगी, अपने सामाजिक सरोकार, अपना लोक जीवन प्रियम्बल के आधार पर जीना चाहते हैं, जब जो प्रियम्बल हमें बाबा साहब के संविधान ने दिया था। मैं आपको एक चीज बेहद स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहूं, जो मैंने कहा शुरू में विवेक भाई ने, जब हम इस कैमरे पे आने से पहले बात कर रहे थे, मैं एक मायूस नागरिक के रूप में भी कभी कभी सोचता हूं। ओबीसी पॉलिटिक्स नहीं थी, ये बहुजन राजनीति थी, और उन तमाम स्पेसेस को रिक्लेम करने की कोशिश थी जिन स्पेसेस पे हमारी दखल नहीं थी। और वो 90 में सूरज भाई कुछ कह रहे थे अभी मंडल कमीशन के लागू होने को लेकर के, मैं इस पर किसी दिन लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास लालू जी से मेरी बात हुई थी। मैं लिखूंगा, मैं अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहता कि क्या वजहें थी, क्या तरीके थे। कई लोग जो आज मंडल राजनीति के पैरोकार हैं वो तब कहाँ थे, लेकिन चूंकि मैंने अपने नेतृत्व से परमिशन नहीं ली है, तो मैं चाहूंगा इसको लिखूं। 2-3 महत्वपूर्ण चीजें मैं कहना चाहता हूं, बस पॉइंट बाय पॉइंट। जी। ये जो अति पिछड़ा बहुजन राजनीति है, ये संक्रमण काल से गुजर रही है। हमने हकूक की लड़ाई लड़ी, कई मंजिल हासिल हुए, कई मंजिल हमसे दूर थे। आरक्षण, जैसा सूरज भाई ने भी कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन एकमात्र रिकमेंडेशन थी, उसमें और डजन्स ऑफ रिकमेंडेशन है, जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई। 3743 जातियों के बारे में जो आंकड़ा था, उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में, उस पर कोई विशद पहलकदमी हो वो हमने नहीं देखा अब तक। मैं सरकारों को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन ये तो स्पष्ट है, ये जो बहुजन राजनीति है ना, ये लोगों को अनसेटल करती है, और ये सिर्फ बीजेपी में लोगों को अनसेटल नहीं करती है, कई और दलों में अनसेटल करती है। मुझे बहुत बेहद आश्चर्य होता है कि जो मसले पे हमारे यहाँ ट्विटर ट्रेंड चलता है, लोग लाखों की संख्या में ट्वीट करते हैं, रोहित वेमुला पे चुप्पी क्यों हो जाती है जी? रोहित वेमुला चाहता है कि समाज आईना देखे, और हम अपने आईने को तोड़ करके रख देते हैं। तो मैं जैसा मैंने कहा शुरू में कि मैं इस बात के लिए परेशान हूं कि हम एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, राजनीतिक जीवन में भी, लोक जीवन में भी। अब एक नैरेटिव चला, कई लोगों ने कहा कि जो हिंदुत्व की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, और मैं एक डिस्टिंक्शन रखना चाहता हूं हिंदुइज्म और हिंदुत्व में। मुझे हिंदुइज्म से भी परेशानी है, इसलिए परेशानी है कि अगर बाबा साहब से ज्यादा तो किसी ने गहन चिंतन नहीं किया, तो वो बौद्ध धर्म में क्यों गए? कुछ तो ये वो लोग जो माला चढ़ाते हैं बाबा साहब की मूर्ति पे, जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें एक बार तो सोचना होगा। और ये जो हिंदुत्व है, ये एक तरह का व्हाट्सएप युग का फैसिज्म है। इस फैसिज्म ने आइडेंटिटी को, जो एक सबऑल्टर्न आइडेंटिटी है, उस पे इन्होंने सुपर इम्पोज कर दिया है एक हिंदुत्व आइडेंटिटी विच इज bereft ऑफ, जो बिल्कुल विलग है सरोकारों से, जिंदा दस्तावेज से। तो मेरा मानना है कि उस प्रक्रिया में क्या हुआ है, जिस मायूसी का जिक्र मैंने शो शुरू होने से पहले विवेक भाई से किया था, उस मायूसी की वजह यह है कि हम एक ऐसे संक्रमण काल में हैं
जहां हमें पता है कि प्रियम्बल या कॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट है वो खतरे में है, लेकिन अब हालात ऐसे बना दिए गए हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा नहीं रखना चाहता। आप जान लीजिए ये बात, कोई अगर ये कहे कि इस पॉलिटिकल पार्टी के पास चाबी है, उस पॉलिटिकल पार्टी के पास चाबी है, ना, ये सामाजिक आंदोलन से ही खत्म होगा। अगर हम कहते हैं ब्राह्मणवाद, मैंने एक लेख लिखा है, अभी भेजा है, लोग इतने मैं समझता हूं इग्नोरेंस में है कि ब्राह्मण जाति और ब्राह्मणवाद को एक साथ जोड़ के देखते हैं, जबकि मेरा मानना है कि ब्राह्मणवाद एक मनोरोग है, वो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है और हम जानते हैं कई सारे व्यक्तियों को। तो इसलिए ये लड़ाई होलसम होनी है। लेकिन स्वामिया जी, ये लड़ाई, ये जो आपने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग, ये इसको मैं बहुजन की चिंता के रूप में देखता हूं। बहुजन की इस चिंता का समाधान किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। विवेक भाई सोशल मूवमेंट के भी स्टूडेंट हैं। मेरा अपना मानना है सामाजिक आंदोलन ही इन विसंगतियों को दूर कर पाएगा, और इसके अलावा मैं इस प्रक्रिया में अगर कभी आ गया हूं फिर मैं देखूंगा। सॉरी, आई होप आई डिडंट टेक मच टाइम। नो, बिल्कुल नहीं। जी सौम्या, आप कुछ कह रही हैं? जी मैं, अगर आपका सवाल है तो प्लीज इंटरप्ट कीजिए। क्योंकि मनोज जी जो बात कह रहे थे, मैं उससे इत्तेफाक तो रखता हूं, पर इसमें एक पैराडॉक्स वाली सिचुएशन ये आती है कि अगर सामाजिक आंदोलन ही रास्ता है तो अभी के वक्त में, और मैं इसके लिए प्रोफेसर विवेक कुमार के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि सामाजिक आंदोलन ही अगर रास्ता है अंततः, तो फिर अभी की स्थिति में मंडल कमीशन की सिफारिशें, उनको जो लागू किया गया, फिर अभी हम उसको कहाँ देखेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? विवेक जी, हम कहाँ उसको देखें फिर, अगर अंततः सामाजिक आंदोलन से ही परिवर्तन होने वाला है तो? सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, प्लीज करेक्ट, ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन अगर हम देख लें तो फिर, और नॉन पार्टी एफिलिएशन ये आप जो है मनोज जी बहुत सारे क्लॉज आ गए, शर्तें आप रखते जा रहे हैं, मतलब ये तो स्वयंवर हो नहीं पाएगा, ऐसे कैसे होगा? है ना, मछली घूम रही है, उसकी आंख में निशान लगाना है और फिर तीर हाथ से भी फेंकना है, ऐसे कैसे होगा? विवेक जी, मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर छोटा सा याद आ रहा है, मैं उससे करना चाहूंगा बात कि कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो दलितों को, पिछड़ों को, बहुजनों को मिटाने की जो कवायद है वो तो हजारों वर्षों से चल रही है, लेकिन मैंने ये देखा है कि अक्सर ये बीच में आके खड़ा हो जाता है। और अगर हम लोग शुरू करें बड़े पुराने इतिहास से भी, तो 1936 में बाबा साहब ने पहली पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 42 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लोगों ने कहा मर गई, पता चला आरपीआई फिर से खड़ी हो गई। आरपीआई के बाद फिर थोड़ा सा बदलाव आया, तो पता चला कि दलित पैंथर्स खड़ी हो गई, और दलित पैंथर्स के बाद तो जो है आप 70 और 72 के अंदर आप देखेंगे कि बामसेफ खड़ा हुआ, बामसेफ के बाद डीएस बहुजन समाज पार्टी, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो आप लोग बात कर रहे हैं 90 के दशक में जो रेवोल्यूशन हुआ जनता दल का, तो बच्चा पैदा हो गया है, वो बच्चा पैदा हो गया है और वो शैशव अवस्था से निकल करके अब जवान भी हो गया है। ये जरूर दिखाई पड़ रहा है कि शिथिलता आपको लग रही है, लेकिन कहीं से भी मैं विश्वविद्यालयों में देख रहा हूं, मैं समाजों के अंदर देख रहा हूं, जिस प्रकार का कोलाहल विश्वविद्यालयों में दिखाई पड़ता है आज, जो नायक और नायिकाओं की बात, जो कभी लोग फूले साहू और इनको कभी विश्वविद्यालयों की दीवारों पर नहीं देखते थे, कभी जो है वो दिखाई ही नहीं पड़ते थे, आज वो विश्वविद्यालयों की दीवारों में है और लोग इतना डरे हुए हैं कि विश्वविद्यालयों की दीवारों से पोस्टर तक हटा दे रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा
ज्वालामुखी अंदर अंदर धधक रहा है और आने वाले समय के अंदर वो एक ऐसा करवट लेगा कि एक नवीन आंदोलन अपने आप दिखाई पड़ेगा। मैं उस इतिहास को भी दोहराना चाहूंगा कि और सूरज भाई ने बहुत विस्तार से उसको बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार जब इस्तीफा दिया नेहरू के कैबिनेट से, तो उसने एक शर्त लिखी कि मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया जाना था वो नहीं बनाया गया है। लेकिन उसके बाद अगर आप 85 में देखें तो 1985 में ऑपरेस्ट इंडियन एक मैगजीन निकालते थे काशीराम जी, और काशीराम जी ने जून 86 के एक अंक में ये लिखा कि PS4 के माध्यम से उन्होंने 500 सिंपोजियम केवल मंडल कमीशन को लेकर करी थी। 500 सिंपोजियम, वो इतिहास गवाह है। और उसके बाद भी 91 और 92 में मेरे पास पैम्फलेट है जिसमें सैकड़ों सभाएं माननीय काशीराम ने करी हैं, और ये पैम्फलेट दिखाई पड़ जाएंगे आपके। तो मुझे लगता है बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटीज, इन सब का जो युग बना था, एक प्रजातांत्रिक जो युग बना था, और जिससे मुझे लगा कि प्रजातंत्र बहुत मजबूत हुआ। जिन लोगों के पास सत्ता नहीं थी, जो सत्ता से वंचित थे, और एक छत्र पार्टी हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं वो बदलाव हुआ है, और वो एक सकारात्मक बदलाव है। और मैं उस सकारात्मक बदलाव को आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूं। ये यू कैन मेक फूल पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट मेक फूल पीपल एवरी टाइम। तो ये ठीक है, आदमी बन गया है बेवकूफ, लेकिन बहुत दिनों तक उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जिस मध्य क्रम को लोग लेकर के आगे आए हैं, वो एक बार अगर उसको पिज्जा मिल गया तो पिज्जा के साथ वो चॉकलेट भी मांगता है और वो कोको कोला भी मांगता है। तो वो पिज्जा के तो दे नहीं पा रहे हैं, आप चॉकलेट और कोको कोला कैसे देंगे? वो अपनी डिमांड बदलेगा। और इसीलिए जरूरत है कि जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, उनकी वोकैबुलरी, उनकी भाषा शैली, उनका वाक्य विन्यास, उनका जुमला मुझे लगता है और तेज होना चाहिए, क्योंकि अभी ये भाषा मध्यम पड़ी है। और क्योंकि मीडिया नहीं है हमारे पास, क्योंकि मीडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑल्टरनेटिव मीडिया आया है, जो पत्रिकाएं चल रही हैं, पत्र चल रहे हैं, उसके अंदर ये आवाज जिंदा है। और इस जिंदा आवाज को एक बार पुनः संग्रह करना पड़ेगा। और मुझे लगता नहीं है कि जो सामाजिक क्रांति हुई थी वो दोबारा नहीं हो सकती। और मैं बहुत आशान्वित हूं, और इसी को हटाने के लिए, बताने के लिए धर्म का मुलम्मा चढ़ाया जाता है, क्योंकि वास्तविकता यही है कि सांप्रदायिकता और कुछ नहीं है। सांप्रदायिकता के समाजशास्त्र को समझना पड़ेगा। सांप्रदायिकता के समाजशास्त्र में इतनी सी बात समझना पड़ेगी कि ये जो अदरिंग है, ये अदर बनाता कौन है? आइडियोलॉजिकली इसको अदर बनाता कौन है? ये जो अदर करते हैं वो करता कौन है? वो हिंदू नहीं करता है, वो कुछ संस्था है, वो कुछ जातियां हैं जो लगातार इस अदर को भाती हैं, लेकिन वो उस अदर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, और इसलिए उनको दूसरी जातियों को साथ लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है सांप्रदायिकता के जाति शास्त्र और तेज करना पड़ेगा, तीव्र करना पड़ेगा, जिससे लोग समझ पाए कि वास्तविकता में ये जो तिलिस्म है कहां पर बैठा। सौम्या। प्रोफेसर विवेक, मैं वापस इसी सवाल पे एक फॉलोअप थोड़ा लेना चाहती थी। आपने बोला कि आपने बहुत उम्मीद दिखाई, आपने जो भी बात कही। मैं बहुत सारा डेटा देख रही थी, क्योंकि मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उनमें से सिर्फ कुछ लागू हो पाई। तो उसमें से जो सबसे प्रमुख सिफारिश जो लागू हुई थी वो थी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन वाली। उसके बाद अर्जुन सिंह की गवर्नमेंट ने एजुकेशन वाला भी आता है। अभी रिसेंटली 2014 से 2018 में यूपीएससी के जो आपके क्या कहते हैं उसका जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें करीब 40% की ड्रॉप हुई है। 1236 नौकरियां थी 2014 में, वो होके 759 हो गई है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में कहीं 32.69 लाख नौकरियां थी जो 26.30 हो गई हैं। तो
और कहीं ना कहीं आपने लॉकडाउन में देखा कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारी चीजों को प्राइवेट करने की कोशिश की गई है। तो जो इतने जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, वहां तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा पुश है सरकार की तरफ से कि उनको चेंज किया जाए और हटाया जाए। तो हम किस तरह से कंसोलिडेट कर पाएंगे जब इतने लेवल पे प्रहार हो रहा है इस बात में? तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि नौकरियां कम करी जाएंगी, लेकिन एक आंकड़ा मुझे लगता है कि आपको पूरा साइकिल में 1990s में 91-92 में 600 नौकरियां हो गई थी। 300 ये तो 20 में पड़ी है, 350 तो इसलिए 400 350 कर दी थी क्योंकि ये पीवी नरसिम्हा राव के समय में। और आपको पता होगा कि रिटायरमेंट एज भी बढ़ा दी गई थी कहीं और लोग ना आ जाएं, इसलिए ये जतन कर लिए गए। लेकिन मुझे लगता है कि जो बहुजन आंदोलन है वो रिजर्वेशन से नहीं चलता। रिजर्वेशन इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट। ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, आप जैसे बताया कि मैं SC/ST के लिए आंकड़ा दे सकता हूं कि भाई इंटर लेबर कमीशन है, वो उसकी नौकरियां कितनी है? 1,70,000 नौकरियां हैं भारतवर्ष में, और 1 करोड़ 70 लाख हैं, और दलितों की आबादी 25 करोड़ है। तो ये कैसे जीते? और 53 अगर उसको बना ले तो ये क्या रिजर्वेशन पे नहीं जी रहा है, ये अपनी मेहनत और मशक्कत पर जीता है। और जब मंडल कमीशन नहीं लागू होगा तो 45 साल बाद लागू हुआ। बाबा साहब ने 1950 में कहा था, 95 में लागू हुआ। 45 साल तक बैकवर्ड क्लासों ने मेहनत मशक्कत करके अपनी माली हालत अच्छी करी, और उनको क्या मिला? उनको जिसे कहना चाहिए सजा दी गई कि तुम्हारी इकोनॉमिक जो है, तुम्हारी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हो गई इसलिए तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो उनके साथ तो एक तरह से आघात किया गया, और इस बात को समझाना मुझे लगता है देर लगेगी, क्योंकि हमारी स्लेट खाली नहीं है, हमारी स्लेट पर कुछ लिखा हुआ है, इसलिए आंदोलन में देर लगती है। और इसलिए ये जो है वैचारिक आंदोलन है, और वैचारिक आंदोलन में हमेशा देर लगती है। अगर भावनात्मक आंदोलन होता तो हम भी कुछ बना करके मतलब जिसे तिलिस्म चला लेते। नहीं, ये ऐसा नहीं है, देर लगेगी लेकिन दुरुस्त होगा जरूर, ये मेरा मानना। बिल्कुल। मयंक, मैं जो है मनोज जी, ये सवाल आपसे है दरअसल, और ये सवाल किसी और की तरफ से आया है। अमरीश राय जी हैं जो राइट टू एजुकेशन जाने माने एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है। हालांकि ये सवाल सभी से है, तीनों लोगों से आपसे। वो कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट और उसका लागू होना एक युगांतकारी परिवर्तन है। जैसे मैं बार बार पिछले 5 एपिसोड में उसको एक साइलेंट रिवॉल्यूशन या साइलेंट आंदोलन के तौर पे कहता हूँ। नहीं, उसको रोरिंग रेवोल्यूशन कहिए आप। जी नहीं, उसको रोरिंग रेवोल्यूशन कहिए। ये जो साइलेंट रेवोल्यूशन वो फ्रेंच स्कॉलर है ना, क्रिस्टोफर जेफलेट, उसको दिखाई नहीं देता। जब यहाँ पे लोगों ने तालाबों से पानी लिया तो लोगों के दिलों में आग लग गई। जब सत्ता लेने लगे होंगे तो कितनी आग लगी होगी, उसको आप साइलेंट कैसे कह सकते हैं? दैट इज रोरिंग रेवोल्यूशन। जी, तो रोरिंग रेवोल्यूशन जो है, तो अमरीश जी पूछ रहे हैं कि देखिए, संसदीय राजनीति बदली इस देश की पूरी बिल्कुल, और सड़क से लेके संसद तक मतलब हजार चीजें बदली। लेकिन ये जो आप जो कह रहे हैं, ये जो अभी आपने कहा बीच में भी कमजोर पड़ी, अभी भी पड़ी, वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कहीं ना कहीं क्रोनी कैपिटलिज्म जो है उसका भी असर हुआ है, उसने भी नेतृत्व को कहीं ना कहीं समाहित कर लिया है अपने में? ये बात अमरीश जी पूछ रहे हैं बहुत क्लियरली। मनोज जी, आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, आपसे सवाल। मैं अमरीश जी के सवाल और मैसेंजर के रूप में आपका धन्यवाद। क्रोनी कैपिटलिज्म ने हिंदुस्तान में एक अद्भुत अवतार ले लिया। दुनिया के कई देशों में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश में क्रोनी कैपिटलिज्म सांप्रदायिक भी हो सकता है और जातिवादी भी हो सकता है, ये हमने देखा। और क्रोनी कैपिटलिज्म ने कोशिश की कि एक्सक्लूजन का जो पूरा एक ब्राह्मणिकल पैराडाइम है, और मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि कल आपके वीडियो को लोग देखेंगे कि तो ब्राह्मणिकल को ब्राह्मण से जोड़ देंगे। ये जो ब्राह्मणिकल पैराडाइम है उसने उसको ऑगमेंट किया है जी। अब मैं एक चीज और कह करके मयंक जी, सौम्या जी, खत्म करूंगा जी। कि अभी हाल के दिनों में बहुत चर्चा होगी सब कैटेगराइजेशन जी, ओबीसी में लेकर के। अब मेरी दिक्कत यह है, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि साहब वर्गीकरण
दुनिया में जब कभी होता है अफर्मेटिव एक्शन में, उसके लिए आपके पास वैलिड साइंटिफिक डेटा, सब्सटैंशियल साइंटिफिक डेटा होना चाहिए। आप आज तक एसईसीसी डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं ला पाए। पिछली बार आपने कहा कि सब फज हो गया, जेटली साहब ने कहा था कि सब मिल गया आपस में। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जब तक आप उस डेटा को नहीं लाएंगे तब तक वर्गीकरण कैसे करेंगे? क्योंकि ये डिस्कोर्स के लिए, नरेशन बिल्डिंग के लिए अच्छा लगता है कि अरे साहब फलाना मिनिस्टर है, उसका बच्चा क्यों आरक्षण ले, लेकिन वो उस विसंगति को आप दस्तावेज के पर्याय के रूप में नहीं रख सकते। जी। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जैसा आपने एक सवाल किया मयंक जी कि क्रोनी क्या, उसका मैंने जवाब दिया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम सब के लिए परीक्षा की घड़ी है। सामाजिक न्याय विवेक जी, सूरज मंडल, मनोज झा, सौम्या या मयंक का सवाल नहीं है, ये हमारे प्रियम्बल से इमेनेट होता है। कोई हमको ये ना कहे कि हम क्यों ये कह रहे हैं। हमारा सीधे मानना है कि इफ यू फेल ऑन सोशल जस्टिस, यू फेल ऑन प्रियम्बल। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट में आप फेल होते हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी सरकार बनाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक नेशन स्टेट के रूप में जो हमारी संभावनाएं थी, हम उसको खत्म कर रहे हैं, उसको कत्ल कर रहे हैं। आई शैल एंड हियर। जी। हाँ सौम्या जी। सौम्या, मेरा सवाल डॉक्टर सूरज आपसे है। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट से, मुझे याद है शायद फरवरी में एक डिसीजन आया था जिसमें कहा गया था कि प्रमोशन होना नौकरी में एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ये उच्च न्यायालय की तरफ से कहा गया था। इवन रिजर्वेशन नहीं है फंडामेंटल राइट, ये कहा गया। जी, तो ये भी कहा। तो मेरा इसी पे सवाल है कि एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या लेजिटिमेसी मिल रही है इस तरह के डिस्को? एक तो सरकार की तरफ से तो हम देख ही रहे हैं कि जो हो रहा है, क्या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी लेजिटिमेसी दी जा रही है मंडल की पॉलिटिक्स, या फिर जैसे सर ने कहा बहुजन राजनीति, उस राजनीति को डीलेजिटिमाइज करने की, डिस्कोर्स से बाहर लेके जाने की, क्या ऐसा आपको लगता है? जी, अगर मुझे इजाजत दे तो डॉक्टर प्रोफेसर विवेक जो लाइन बोले थे, मैं वहां से शुरू करना चाह रहा हूँ कि प्रोफेसर विवेक ने, मैं भूल गया था, मान्यवर काशीराम जी का जो योगदान था मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन में, और जो उनका नारा था कि मंडल कमीशन लागू करो नहीं तो कुर्सी खाली करो, ये बहुत अहम और एक दौर था जिसके तहत उस दौर में उन्होंने मान्यवर काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी तक को समाजवादी पार्टी बनाने के लिए प्रेरित किया। और जो आज मंदिर की राजनीति चल रही थी, तो उस समय ये स्लोगन भी था कि जब मिले मुलायम और काशीराम तब हवा हो गए जय श्री राम। तो ये ऐसे स्लोगन्स जो हैं, ये आम लोगों तक ये बात कितनी जल्दी पहुंचाती है। प्रोफेसर साहब हैं जेएनयू में, और मैं समझता हूँ जितने एनलाइटेंड पर्सन है, और मनोज भाई दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में लोगों से मिलते जुलते होंगे, लेकिन जो पब्लिक का नब्ज जो है, दो बात इन्होंने कही। अब जो दौर है वापस विश्वविद्यालय आया है। क्यों आया है? क्योंकि अकेला विश्वविद्यालय में वो बातें कही जा रही हैं जो कि राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दलों को कहना चाहिए था, नेताओं को कहना चाहिए था, सामाजिक सरोकार रखने वाले सामाजिक विषयों पर और जो सामाजिक आंदोलन चलाने वाले थे, उनकी कमी महसूस हो रही। तो ये बातें आ रही हैं। और ये जो वोल्केनो की बात इन्होंने कही, ये बात वाकई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। क्रीमी लेयर की बात अभी आई है, सरकार क्रीमी लेयर प्रावधान में कुछ फेरबदल करके ये परिस्थिति आ रही है कि जो अभी एलिजिबल है बैकवर्ड क्लासेस या मंडल कमीशन के तहत आरक्षण लेने के लिए, उसमें एक बड़ा तबका इसके बाहर अब हो जाएगा। और ये बातें जब हमें पता चली, मैं मनोज भाई से भी मिलने गया था, क्योंकि कई दौर में हमारे साथी जो तेजस्वी जी हैं, हम लोगों के सामाजिक सरोकार में साथ दिए हैं, अभी भी साथ दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात उस समय भी कही थी और अभी भी मुझे कहे
कि पॉलिटिकल पार्टीज पे रिलाय मत करो, ये सामाजिक जो है संघर्ष ये करना पड़ेगा। मैं सौम्या जी आपको बता देना चाहता हूँ कि कल हम लोगों ने एक कॉल दी और थ्रू वर्चुअल जो हमारे पास अभी मीन्स है, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स और ये, तो हमने एक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और ये सब जाके कि 7 अगस्त जिस दिन मंडल कमीशन लागू हुआ, उस दिन सवेरे 7 से शाम 7 तक लोग उपवास रख के अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल। और आपको आश्चर्य होगा, प्रोफेसर विवेक साहब को भी मैं कहना चाहूंगा कि द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी गॉट ऑल अक्रॉस उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान और कई जगह इवन साउथ इंडिया, तो ये वॉइड है जो लोग सुनना चाह रहे हैं। रेलवे का निजीकरण हो रहा है और मैं अगला जो हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो रेलवे निजीकरण से खास तौर से जुड़ा हुआ है और बैंक और LIC का जो सरकार कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो एसोसिएशन है रेलवे के वो और उसमें जो SC ST OBC एसोसिएशन है वो हमें अप्रोच कर रहे हैं। तो जहां तक इंस्टीट्यूशनल मीन्स टू बाईपास द नैरेटिव ऑफ मंडल कमीशन और सोशल जस्टिस जो आप सवाल उठाया, उस सवाल को पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। एंड इंस्टीट्यूशन हेड्स जो हैं वो कितना भी कड़ाई कर लें, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स कर लें, लेकिन जब से 13 पॉइंट रोस्टर वाला जो आंदोलन विश्वविद्यालयों के माध्यम से एक तरह से दबाव सरकार पर बनाई, भारतवर्ष बंद हुआ 5 मार्च 2019 को, और वो कॉल सिर्फ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोगों का था, आज भी वो बाईपास करने की स्थिति में नहीं है। तो मेरी समझ है कि the more they try to scuttle मंडल और the मंडल पॉलिटिक्स, ये जितना भी लोग कहते जाए कि अब ये रिलेवेंट रहा, मंदिर बन रहा है तो हार गया मंडल, ये दौर और मजबूती के साथ हर वर्ष पीछे से आता है, खास तौर से जब जो RSS भाजपा की सरकार दमनकारी नीति अपनाती है ओबीसी के अगेंस्ट। तो ओबीसी में ऐसे वर्ग भी जो उनके समर्थक रहे हैं वो भी इससे दूर हटके और इसका विरोध में आते हैं, और ये आपको नजर आ जाएगा कुछ ही दिनों में। मैं उम्मीद करता हूं दोबारा आप इस तरह के इस सोशल जो चेंज है एंड विच विल आल्सो अफेक्ट द पॉलिटिकल चेंज, उस पर जब आप कार्यक्रम करेंगी तो जो मैं कह रहा हूँ आज उसका रिलेवेंस नजर आए। बिल्कुल। सूरज जी, मेरा एक सवाल है इसमें आपसे ही है, क्योंकि ये जो आपने बात की वहीं से निकल गई। हाँ जी। मैं एक छोटा इंटरप्शन, मनोज जी को शायद मनोज जी को जाना हम लोगों से, मुझे पता है जी। अच्छा तो, जी मनोज भाई से मुलाकात, विवेक भाई इसी मीटिंग है जी, लेकिन इसी तरह दूरदर्शन पे ही मुलाकात होती रहनी चाहिए। मैं तो आपसे मिलने आ जाऊंगा किसी दिन। ठीक है, थैंक यू। ठीक। सरकार क्वारंटाइन कर रही है आजकल मनोज जी, जो कहीं जा रहा है उसे। तो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं क्या? जी नहीं, अभी नहीं आ पा रहा है। कुछ समस्या हो रही है, तकनीकी समस्या है। मैं दर्शकों से जो है वो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। ये स्क्रीन शेयर हो गई है गलती से किसी की। जी सौम्या, आप मदद कर सकती हैं क्या? स्क्रीन शेयर हो गई है किसी की। अभी ठीक है। जी, वो आई थिंक वहीं शायद मनोज जी के साइड से हुआ था। जी। तो क्षमा चाहता हूं दर्शकों से, जो स्क्रीन पे आपको एक डिस्टर्बेंस अभी फिलहाल दिख रहा है, पर हम कोशिश में कि इसको ठीक कर दें जितनी जल्दी हो सके। तो मैं प्रोफेसर विवेक से मेरा एक सवाल है। आप अभी चूंकि बात निकली मान्यवर काशीराम की, और तो प्रोफेसर साहब आप भी चूंकि उस पूरे आंदोलन से दरअसल जुड़े रहे और आप लगातार मुखर भी रहे हैं उसको लेके, और मैं चूंकि खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आपको अभी के समय में जो काशीराम जी की जो पूरी पॉलिटिक्स थी और जो एक आंदोलन था जिसको हम यूपी में हम लोग उसको कहते हैं कि दलित के हाथ में, वंचित के हाथ में सत्ता की चाबी देने का जो पूरा एक प्रोसेस था जिससे राजनीति बदल गई हमेशा के लिए वहां की, आप उसको अभी कहाँ खड़ा देखते हैं? क्योंकि जब हम इन खतरों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी उसमें एक बहुत विजिबल
वो है कि काशीराम की जो लेगेसी है वो कहां पर है, कहां देखते हैं उसको आप अभी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं और जो सामाजिक आंदोलन से उगते हैं या उपजते हैं जी, उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो रेखीय ही सिद्धांत की तरह एक रेखा से ऊपर तक डायगनली नहीं जाती है। इस वेव लाइक मोशन, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि वो अगर दलीय राजनीतिक आंदोलन ऐसा लगता है कि सीटें नहीं आ रही हैं तो वो खत्म हो गया है या वो मध्यम पड़ गया है, लेकिन अगर उसकी सामाजिक तासीर देखें तो वो लगातार वो भाषा शैली, वो वाक्य विन्यास, वो नारे, वो आइकन, वो जीवित हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो जीवित हैं, अगर वो चल रहे हैं, तो वो अपने आप को कभी भी सत्ता के गलियारे में पुनः स्थापित कर सकता है। लगता जरूर है कि नहीं, ये कुछ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर जो है बाकायदा ये 24 घंटा 7 दिन ये काम चलता रहता है। तो मुझे लगता है, मैं मुतमईन हूं, क्योंकि जो विचारधारा है, जो नायक है, जो नायिकाएं हैं, वो अभी उसी तरह जिंदा हैं। कुछ शिथिलता जरूर होती है, क्योंकि अब 125 साल पुरानी पार्टी भी जब खत्म हो सकती है तो 25 साल पुरानी पार्टी तो जिसे कहना चाहिए लगेगा कि कुछ मध्यम पड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आंदोलन और लिगेसी बड़ी सुरक्षित है और उसका जो स्वरूप है वो अभी तक मुझे लगता है मेंटेन है। नहीं तो कितनी देर लगती कि लोग जो है, आप देखिए कि कितने लोग, ऐसा नहीं है कि ममता जी ने जो है उनके साथ नहीं गया, ममता और जयललिता, चंद्रबाबू नायडू, तो नीतीश कुमार, सब तो चले गए, तो ये क्यों नहीं गई? तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी एक आत्मनिर्भर अस्मिता अभी भी बनाए हुए है। इसको मुझे लगता है कि सराहा जाना चाहिए, बनिस्बत इसके कि नहीं कि लोग जो है बी टीम और सी टीम बताने लगे। लेकिन हाल के दिनों में ऐसी तमाम चीजें हमने देखी हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमने नहीं देखी हैं। अब वो क्योंकि लगातार जो इधर अप्रोच है, एक आपको नहीं लगता कि एक थोड़ी सी चुप्पी है, कुछ ज्यादा अफर्मेटिव असर्शन हो सकता था चीजों का? नहीं, देखिए, फैसिज्म सर पे खड़ा है हमारे उस समय में, नहीं है, आपके लड़ने का तरीका दूसरा हो सकता है। किसी दूसरी पार्टी को आप थोड़ी सिखाएंगे कि वो अपने पावर को, अपने एनिमेशन को कैसे निकाल करके कब चलाए। तो हो सकता है कि उसकी भी अपनी रणनीति हो, राजनीति कुछ दिख रही हो और रणनीति कुछ दूसरी हो। जब लोग जो है पूरे के पूरे पार्टी को तोड़ करके मिला लेते हैं, तब लोग कुछ नहीं कहते कि वो फैशिज्म नहीं है। वो भी तो फैशिज्म दिखाई पड़ रहा है, पूरी की पूरी राजनीति पार्टी को तोड़ करके मिला लेते हैं, और एक जगह नहीं, 2 राज्यों में। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये बिल्कुल तो मुझे लगता है, हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आदमी का अपने दल को लेकर के उसकी भी अपनी रणनीति हो सकती है, जो वास्तविकता में सार्वभौमिक तौर पर बोली ना जाए, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं लोग दूसरे छोर पर ही खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। मैं इस बात से 45 साल से तो मैं भी देख रहा हूं, कम से कम एक बार जब चले हैं तो वो लोग वहीं खड़े हुए हैं, और उन 45 सालों में मैंने देखा कि बड़े बड़े सूरमा जा करके मिल गए फैसिस्ट फोर्सेस से। जी सौम्या, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, तो मेरा सवाल आप दोनों के लिए है। मुझे मैं हो सकती हूँ यहाँ पे बहुत गलत हूँ, पर एक सिफारिश थी मंडल आयोग की, जिसमें था कि भूमि कानून, प्रगतिशील भूमि कानून लागू किए जाएं। तो जब भूमि की बात आती है तो कहीं ना कहीं किसान की भी बात आती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि हमने पाटीदार आंदोलन देखा गुजरात में, हमने लगातार मराठास की डिमांड्स देखी हैं महाराष्ट्र से। तो क्या किसान माफी चाहूंगी, मुझे बेहतर शब्द नहीं मिला, बट किसान राजनीति को जोड़ना पड़ेगा बहुजन राजनीति से। वो पहले भी थी, मुझे मतलब चरण सिंह साथ में ही थे, पर क्या अगर उस चीज को हम वापस से इसमें जोड़ पाए तो क्या और चीजें बेहतर हो पाएंगी? क्या उनको वो लोग अलग हो गए हैं, कुछ मिसिंग है? मैं इस बात पे जानना चाहती थी, किसान राजनीति के बारे में आप लोगों से। डॉक्टर सूरज, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, नहीं, मैं सोच रहा था प्रोफेसर साहब बोलेंगे। खैर, जो बातें आपने कही वो अभी हम लोगों का जो आंदोलन है विश्वविद्यालय में,
सामाजिक जी। न्याय को लेकर, ये पूर्णतः दलित आंदोलन पर निर्भर, जो ओबीसी आइडेंटिटी भी लगभग नहीं के बराबर, और ओबीसी प्रोटेस्ट या ओबीसी जो इश्यूज पे कौन बोलते हैं, तो जो हमारे दलित साथी हैं वही बोलते हैं। तो लेकिन कल जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, जो ओबीसी के एक्सक्लूसिव इशू जो क्रीमी लेयर है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को एक्सेप्ट किया है कि इवन एससी में क्यों नहीं क्रीमी लेयर लागू किया जाए, इसकी नोटिस उन्होंने सरकार को दी है, लेकिन वो इश्यू अभी दलित राजनीति में केंद्र में नहीं, लेकिन ओबीसी राजनीति में अभी केंद्र में है। तो जैसे ही ये बात आई और जब हम लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया, तो जो आप बोल रहे हैं वो तबका जो अधिक से अधिक किसान है, वो तबका जिनमें जातियों में गुर्जर समाज या मराठा, महाराष्ट्र में मराठा, या बिहार उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा और यादव वगैरह हैं, ये सारे लोग जो हैं, और डॉक्टर उदित राज हम लोगों के मार्गदर्शक रहते हैं, कई बार उनसे बात होती है, वो भी बता रहे थे कि ये बड़ी मुश्किल है कि जो आप लोग विश्वविद्यालय में हैं, आप तुरंत एक बहुजन पॉलिटिक्स में जुड़ जाते हैं, यानी पिछड़े दलित एक साथ इकट्ठे मिलकर अपनी बात को कह पाते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है भारत की, उसमें एक दुराव है। उसमें ये जो आपने प्रश्न उठाया, ये बहुत ही अहम प्रश्न है कि कोई भी राजनीतिक दल, यूं कहे जो एक्सपेरिमेंट पिछले बार हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जब समाजवादी पार्टी और बसपा साथ आई, उसमें कई बार आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि ग्राउंड लेवल पर वो जो मिलन होना चाहिए था दोनों का नहीं हो पाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो आप कह रहे हैं किसान इश्यूज को ओबीसी राजनीति में भी अब नहीं है। जो लोग ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, वो उसमें से आधे लोग तो मंदिर में जाके घंटा बजा रहे हैं, और जो बचे हुए हैं वो A to Z, अब मनोज भाई चले गए हैं, लेकिन वो सुनते तो थोड़ा रिएक्ट करते कि वी विल वर्क फॉर A to Z। तो बीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस, डी फॉर दलित, ये लोग कहा, इनकी बात कौन कहे, कौन विच आई एम पुटिंग अप अ क्वेश्चन टू ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे होंगे, प्रोफेसर विवेक साहब को भी, जो अभी वो बात कहे, मैं कोई बहुत योग्य व्यक्ति नहीं हूँ दलित राजनीति पर टिप्पणी करने का, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को चैलेंज चंद्रशेखर से भी मिल रहा है। तो वो जो चैलेंज है, दैट इज मोर एक्यूट देन इवन अदर पार्टीज। अगर लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो उसमें दलित और दलित सपोर्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब चंद्रशेखर खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उससे फर्क पड़ जाता है। ये मेरी सोच। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सम्मिलित रूप से जो किसानों की बात है, उसको कहने के लिए क्या हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है? आप बताएं, ये किसानों की आत्महत्या होती है महाराष्ट्र में इलेक्शन के समय, तो इशू उठता है, लेकिन उसके बाद कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, आज तो पावर में भी है कुछ लोग, तो दैट इज अ सिचुएशन जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। मेरा इसमें मेरा एक सवाल है। दरअसल ये जो पूरी बातचीत चल रही है, और ये बहुत अच्छा हुआ है कि हम यहाँ पर आए, क्योंकि आज हमारा कहीं से भी मकसद, पहली चीज तो मैं ये बहुत साफ करना चाहता हूँ कि एक मीडिया संस्थान, एक वैकल्पिक मीडिया संस्थान के तौर पे किसी भी तरह से, और इंडिविजुअल्स के तौर पे हमारी जो पूरी टीम है, चाहे मैं हूँ या सौम्या हो या हमारे फाउंडर एडिटर हो या रुक्मिनी सेन जो हमारी मैनेजिंग एडिटर हैं, या कोई भी साथी, हम सब जो एनालिसिस ऑफ कास्ट, मंडल कमीशन की सिफारिश, सामाजिक न्याय, इसके साथ न केवल खड़े हुए हैं, हमारा इसमें बहुत गहरा यकीन है। इस शो को करने का मकसद यही है, और इसलिए हम कहीं से भी क्वेश्चन उस आइडिया को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके साथ खड़े हैं। हम और बहुत खुल के हम आरक्षण के भी साथ खड़े हैं। ये बात हम अपनी आइडियोलॉजिकली अपने आप को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हैं उनको भी, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं, तो उनका कंफ्यूजन मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि हम इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि हम मंडल कमीशन की सिफारिश के खिलाफ हैं, हम सामाजिक न्याय के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ हैं, तो माफ कीजिएगा, हम इसलिए सवाल नहीं कर रहे हैं। हम सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चीजें और आगे जाए। अब मेरा सवाल यहां पर इसी में जुड़ के आता है कि ये एक जो पूरा प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, अब इसमें अभी जो कुछ हो रहा है, यानी कि मैं अभी हमारा जो मोन्टाज चला था उसमें भी शरद यादव की संसद में एक स्पीच है जिसमें वो कहते हैं कि
जहां 200 वैकेंसी थी वहां 5 कर दी, ठीक है, जहां 700 वैकेंसी थी वहां 30 कर दी। यानी कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे, और अगर हम मंडल कमीशन की जो डेट लाइन है, जो तारीख है, वो भी देखें 1990, पिछले 3 दशक में हर 5 साल पे लगातार सरकारी नौकरियां और सरकारी सीटें, कॉलेजेस, ये लगातार विश्वविद्यालय कम होते चले गए हैं। तो जब तक ये हो रहा है, और आप दोनों लोग चूंकि अध्यापक हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहे, केंद्र की कांग्रेस रही, यूपीए रहा, अब एनडीए है, यही लगातार हो रहा है। ऐसे में जो बात हम कर रहे हैं उसका हमारे पास विकल्प क्या है? क्योंकि विवेक जी जो बात कह रहे थे कि वो बहुत आशान्वित है। विवेक जी, सरकार अगर बदल भी जाती है तो भी हम कैसे देखते हैं ये परिस्थिति? तो बहुत आगे जो है बहुत अंधकार दिख रहा है इस तरह से। उसका तो सिंपल सा आंसर है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए जी। आप प्राइवेट अगर प्राइवेटाइज कर देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप प्राइवेट हैं। और वी कैन आस्क अ क्वेश्चन, हाउ मच प्राइवेट इज प्राइवेट? आप हमारा लॉ एंड ऑर्डर लेते हैं, आप हमारी बिजली लेते हैं, आप हमारा R&D लेते हैं, आप हमारे बैंक से लोन लेते हैं, तो व्हाट प्राइवेट इज प्राइवेट? तो ये तो जिसे कहना चाहिए कि केवल और केवल सत्ता आसीन दल हमको घुमाने के लिए नौकरी कम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेने दीजिए। लेकिन अगर सरकार बनती है, सामाजिक न्याय की सरकार बनती है, तो उनको ये एजेंडा लेकर के चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने उत्तर प्रदेश में, मुझे याद है कि मायावती जी ने करके ये दिखाया था, बाकायदा जो है 26 लाख के जो ठेके दिए गए थे उसमें इस रिजर्वेशन था। यहां तक कि लोगों ने SHOs के उसके अंदर, SHOs के अपॉइंटमेंट के अंदर भी रिजर्वेशन कर दिया था। तो ये तो सिंपल सी बात है, जो सामाजिक न्याय की सरकारें हैं उनको ये डिक्लेयर करना चाहिए कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज नॉट प्राइवेट, इट इज ओनली, ओनर इज ओनली प्राइवेट, रेस्ट एवरीथिंग इज कम। तो ये जो परिभाषा बनाई गई है, मुझे लगता है कि इसको इस परिभाषा को ही बदलना पड़ेगा। और जब आप बदलेंगे तो लगता है कि लोगों की साइकोलॉजी भी बदलेगी, मनोदशा भी बदलेगी, और ये डिमांड और तेज होगी। ये बहुत जरूरी बात थी जो आपने कही, और शायद मेरे सवाल पूछने का मकसद भी यही था। सौम्या, आप कुछ कह रही थी। जी, क्योंकि अभी आपने तो आप लोग दोनों प्रोफेसर हैं। मैं एक्चुअली एक हाल ही में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, मैं उससे रिलेटेड सवाल पूछना चाहूंगी आप दोनों से। तो प्रोफेसर विवेक, आप जरूर बताइएगा, उस पॉलिसी में एक तो ये किया गया कि मतलब काफी चीजें हुई हैं, पर कई चीजें जो मेरे को लगता है सबसे बड़े, तो एक 6 स्टैंडर्ड के बाद आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। एक चीज की गई है कि मल्टीपल एग्जिट लगा दिए गए कि 1 साल बाद या 2 साल बाद डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल बाद डिग्री मिलेगी होगा। और बाल केंद्र खोले जाएंगे जो जिसमें बच्चे स्कूल के बाद भी रह सकते हैं। तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रोसेस है, एक एजुकेशनल लेवल पे जो ये लोग पॉलिसी लेवल पे जो चीजें ला रहे हैं, ये कहीं वो चीज बिल्कुल एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रही हो सामाजिक प्रोसेस को, कि अगर हम सॉरी आप मैं तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं एक समाजशास्त्री हूँ, और एज ए सोशियोलॉजिस्ट थिंक दैट एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। वो एक सूक्ष्म जो है प्रतिनिधित्व करता है, वो अपने आप में सिस्टम नहीं है, वो पार्ट है लार्जर सिस्टम का। तो हमको ये मान लेना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था में जो हमारा सामाजिक संरचना है यही दिखाई पड़ेगी। और इसलिए आप अगर आप पढ़ें तो बड़ी आसानी से देखी जा रही है। मैंने पढ़ा, उसका प्रियम्बल में लिख रहा है कि हमें अपनी विरासत से जो है शिक्षा लेनी चाहिए। और विरासत किसकी है? वारामीरा की है, आर्यभट्ट की है, उसमें मैत्री है, लेकिन उसमें रैदास क्यों नहीं है? उसमें कबीर क्यों नहीं है? उसमें फूले क्यों नहीं है? तो क्या वो विरासत में नहीं आते? अरे फूले ने तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर चोट करी, और उन्होंने नई अपनी पत्नी को पढ़ा करके एक वैकल्पिक व्यवस्था दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। साहू ने बाकायदा स्कॉलरशिप दी, रिजर्वेशन किया। तो क्या हम इनसे शिक्षा नहीं लेंगे? तो उसके अंदर ये कहीं भी आपको देख लीजिए कि हम विरासत से शिक्षा नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो बात की है उन्होंने, आपको पता है कि वोकेशनल एजुकेशन की बड़ी उन्होंने हिमायत की है। आप मुझे बताइए कि वोकेशनल एजुकेशन, भारतीय जैसे जाति व्यवस्था में
गढ़े हुए समाज के अंदर हर जाति का अपना व्यवसाय है जी। क्या ये जो जाति का व्यवसाय क्या विश्वविद्यालयों में जाएगा? और विश्वविद्यालयों में जब जाएगा तो क्या ये जातिगत पेशे को हमारा विश्वविद्यालय वहां पर सर्टिफाई करेगा, या सरकार कानून बनाएगी कि नहीं जातिगत विश्व जो पेशे हैं उनको भी आप इसमें रखिएगा? तीसरी बात जो है, आप देखिए कि नॉमेनक्लेचर चेंज, हायर एजुकेशन में नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया है। उन्होंने SC ST शब्द भी यूज नहीं किया, उन्होंने कहा सोशली एंड इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन। तो ये क्या मतलब है? संविधान के अंदर प्रतिबद्ध जो अस्मिताएं हैं उनको भी आप हटा करके देखना चाह रहे हैं, ये क्या मतलब है? तो इसका मतलब मुझे लगता है, वैसे भी पॉलिसी जो है वो लंबे समय के लिए होती है, इमीडिएट तो लागू नहीं होती। तो आप बड़े अच्छे कवर के अंदर एक नई बात को पेश कर दीजिए, करिए वही जो आपका मन करे। मुझे नहीं लगता, आप कह रहे हैं कि 100 विश्वविद्यालय आ जाएंगे यहाँ पर। अरे आप अपने विश्वविद्यालयों के अंदर किस प्रकार की प्रणाली ला रहे हैं, किस प्रकार का सिलेक्शन कर रहे हैं, किस प्रकार वाइस चांसलर आ रहे हैं, ये सब बात मैं अपने पर्सनल लेवल पर बोलूंगा तो जिसे कहना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने यहाँ हायर एजुकेशन से लेकर के, और आप मुझे बताइए कि कहां पर मासेस के लिए और क्लासेस के लिए एजुकेशन, आप कह रहे हो एजुकेशन टू द डोर। अरे डोर तो चमरौटी के बगल में चमार पढ़ेगा जाकर के, और उसकी अस्मिता उस स्कूल में लिख जाएगी, और वहां जो मास्टर पढ़ाने आएगा वो पढ़ाने नहीं आएगा। अरे इनको क्या पढ़ाना, ये तो वैसे ही है। तो आपने क्लासेस के लिए कभी देखा है कि तो एकदम डोर के सामने है, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहां पर आप कह रहे हो नहीं हम नेबरहुड स्कूल बना देंगे। उस नेबरहुड स्कूल के अंदर अस्मिताओं के साथ बच्चे जाएंगे और मास्टर वहां पढ़ाने नहीं आएगा, ये लगातार देखा जा रहा है। तो इसलिए एजुकेशन टू द कोर इज ए फेलियर, इट शुड नॉट बी देयर। एजुकेशन जो क्लासेस के लिए है उसके अंदर आप 1000 बच्चा पढ़ाते हैं, जिसके अंदर अस्मिताएं गौड़ हो जाती हैं, बच्चे को केवल यूनिफॉर्म से पहचाना जाता है। यहाँ तो गाँव के अंदर उसकी अस्मिता से ही पहचान लिया जाता है, तो बच्चा पढ़ाने उसको मास्टर कौन पढ़ा रहा है? तो इसलिए मुझे लगता है कि सामाजिक संरचना में बदलाव ही शिक्षा में बदलाव लाएगा। इसलिए यह कहना कि पॉलिसी हमने बड़ी अच्छी बना दी है उससे बदलाव आ जाएगा, मुझे नहीं लगता है। इससे कोई बदलाव। इसमें एक सवाल सूरज जी आपसे भी है सवाल कि मैं इसको जिस तरह से देखता हूं, प्रोफेसर विवेक और डॉक्टर सूरज, मैं जिस तरह से देखता हूं, कहीं ना कहीं ये वापस एक जाति व्यवस्था, जो व्यवसाय आधारित जाति व्यवस्था थी, ये कहीं ना कहीं जो वोकेशनल ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस है, क्योंकि ये उसकी ओर ले जाने का भी एक आइडिया है। सूरज जी आपको लगता है ऐसा? क्योंकि कक्षा 6 के बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग देने का मतलब क्या है? क्या आप बाल श्रम को स्थापित करना चाह रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? या आप कम उम्र में सस्ते मजदूर जो है वो उपलब्ध कराना चाह रहे हैं? और क्या आपको ही लगता है कि कहीं ना कहीं वापस जाति की ओर ले जाने का वो प्रस्थान बिंदु एक नया तय किया है कि भाई कक्षा 6 के बच्चे के लिए आप तय कर दोगे तो खास तौर पे जो भी वंचित समाज का बच्चा है, जो भी बहुजन समाज का बच्चा है, उसके लिए सबसे आसान वो पेशा होगा जो उसके परिवार में होता आया है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। सूरज जी आप कैसे देखते हैं इसको? जी, प्रोफेसर साहब ने अभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया जी। और इसके आगे जो आपने प्रश्न उठाया वोकेशनल का, वो उसी दिशा में, और इसको समझ जो हमारे दर्शक हैं उनको समझने वाली बात यह है कि अगर जातिगत किसी व्यवसाय में आप हैं, यादव के तौर पर मेरा काम है गाय भैंस पालना, अगर मैं दूसरे जाति हैं जो कुर्मी कोयरी है सब्जी उगाना या इस तरह के, तो वो आपको ट्रेनिंग उसकी देंगे। इसका मतलब क्या है कि IAS IPS कौन बनेगा? जो इस देश का जो बड़े पद पर हैं, जो बड़े जगह पढ़ के जाते हैं, वो तो उस व्यवस्था के तहत वोकेशनल क्षत्रिय जिनका काम था शासन करना, उनको वो ट्रेनिंग मिलेगा कि आप जाइए हायर एजुकेशन, और ब्राह्मण जिनका काम था कि शैक्षिक संस्थानों पर उनका एक अधिकार हो जाए, अभी भी है, वो और स्पष्ट रूप से हो जाए। तो ये जो शिक्षा नीति है लगभग इसको उसी दिशा की ओर ले जा रही है, और दिस शुड बी समरली डिसमिस। इसको भारत की जनता को
वी द पीपल ऑफ इंडिया को इसको डिसमिस करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और एक बात और मैं छोड़ दूं, जो अभी आप बोल रहे थे वो वैकेंसीज के बारे में। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो हम लोग, मैं एज ए रिसर्च स्कॉलर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस समय था, एमफिल कर रहा था, तो ये वैकेंसी थी 1600 वैकेंसी थी वीपी सिंह के समय में सिविल सर्विसेज। और जितने लोग, जो 8वीं पास भी नहीं था, वो बोलता था कि आरक्षण आ गया नहीं तो मैं कलेक्टर हूँ। जो सवर्ण समाज के थे वो इस ढंग से उसको इंटरप्रेट कर रहे थे। ही वॉज नॉट एलिजिबल इवन टू बी इन क्लास 10, लेकिन वो अपने आप को कह रहा था कि हम तो कलेक्टर रहते तो आरक्षण खा गया हमारा सब कुछ। तो वो बात सत्ता की। यहाँ जो देश में जो IAS IPS और ये जो है, अभी सौम्या जी ने भी सिविल सर्विसेज के फंडमेंट के बारे में प्रश्न उठाया और उसमें जो अनुशंसाएं की गई है, किस तरह से 98 पदों को इस बार यूपीएससी ने छिपा लिया है कि वो आरक्षित जो लोग हैं उनको नहीं मिले, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाए। प्रोफेसर विवेक साहब अगर ट्विटर वगैरह फॉलो कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे ये ट्रेंड चल रहा है, 2 दिन से इस पर चल रहा है, यूपीएससी को जवाब देते नहीं बन रहा है। तो ये मूलतः प्रश्न सत्ता का है। और मैं हमेशा बोलता था, उस समय भी बोलने वाले कुछ ही लोग थे, इतनी बड़ा आंदोलन दिल्ली विश्वविद्यालय में था, लोग अपने शरीर में भी आग लगा रहे थे तो दूसरे के शरीर को क्या छोड़ते। उस दौर में जब ये बात पर चर्चा कहीं कहीं होती थी, जहां हमें अपनी बात को कहने का मौका मिलता था, तो हम पूछते थे कि वीपी सिंह के समय में अगर जॉब्स की बात थी तो 1600 सिविल सर्विसेज में जॉब्स थे, और पीवी नरसिम्हा राव के समय में ठीक थोड़े 1-2 वर्षों के बाद वो घटकर 370 हो गई थी। Why wasn't there that kind of एजिटेशन? जो मंडल कमीशन के लिए जॉब की बात नहीं थी, ये थी कि वो कैसे बैठे, जो समाज पर हम हुकूमत करते आए हैं वो कैसे वो बैठेगा, ये प्रश्न आज भी है। इसलिए लैटरल एंट्री का एक प्रावधान किया गया है, और उस प्रावधान के तहत बिना आरक्षण, बिना किसी तरह के उसके मेरिट इन्वर्टेड कोट्स उसको देखे हुए उनको ऐसे लोगों को मनोनीत या अपॉइंट किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि पूर्णतः आज एक जो क्रोनिक कैपिटलिज्म के प्रतिनिधित्व करने वाले सीधे जॉइंट सेक्रेटरी बन रहे हैं। क्योंकि जो हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफेंस के पढ़े हुए सवर्ण समाज के भी बच्चे जो लोग थे, वो उस तरह से आंख मूंद कर किसी सरकार के फाइल पर साइन नहीं करेंगे, तो इसके लिए उन्हें नए तरह के जॉइंट सेक्रेटरीज चाहिए। तो दोनों तरह से उनका पर्पस सर्व हो रहा है, और ये मैं समझता हूँ नई शिक्षा नीति उसी दिशा में और देश को ले जाने का प्रयास है। लेकिन प्रोफेसर विवेक साहब ने सही कहा, ये नीति है, 1-2 दिन की बात नहीं है। और हम समझते हैं कि अगर ये दौर खत्म होगा तो इसका रिव्यू होगा और होना चाहिए। जी सौम्या, अगर आपके पास कोई सवाल है, वरना मैं अंतिम सवाल की हो जाऊंगा। जी सौम्या। मेरा भी अंतिम सवाल है। तो विनोद मिश्रा जो CPI ML के नेता थे, उन्होंने 13 अगस्त 1990 में मंडल राजनीति को नहीं, उस टाइम जो 2 राजनीतियां हो रही थी, मंदिर मंडल फ्रेंजी कह के इसको दरकिनार कर दिया था। और बार बार यही डाइकोटोमी रहती है, मंडल का मंडल। तो एज अ सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर विवेक, आपको क्या लगता है, क्या ये बाइनरी या इस तरह से बात करना अब आज के दौर में, क्या हमको इससे थोड़ा और बेहतर कोई हमें एनालॉजी मिल सकती है, किसी और तरीके से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, या उन्हीं बाइनरीज में हमें बात करनी होगी? बहुत अच्छा सौम्या जी प्रश्न है, और मैं तो बहुत सालों से इसको कह रहा हूं कि जिनको भी मंदिर आंदोलन को या कमंडल आंदोलन को वैधता देनी थी, उन्होंने मंडल का प्रयोग किया, और उसमें बहुजन आंदोलन या जो सामाजिक न्याय का आंदोलन था वो फंस गया। और उसको बार बार यही लगता है कि जब मंडल शुरू हुआ तब कमंडल शुरू हुआ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमें मानना चाहिए, क्योंकि जो मंडल का आंदोलन था वो इस सामाजिक न्याय के आधार पर प्रजातंत्र को मजबूत करने का आंदोलन था, वो प्रतिनिधित्व देने का आंदोलन था, वो सहभागिता बढ़ाने का आंदोलन था, जिससे कि समाज की वंचित जातियां जो अभी तक सत्ता की संस्थाओं से दूर थी, शिक्षा की संस्थाओं से दूर थी, उन संस्थाओं में उनका समायोजन हो
और समायोजन के बाद जब वो आएंगी तो सत्ता के गलियारों में जब पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रजातंत्र है वो मजबूत होगा, और जब प्रजातंत्र मजबूत होगा तो ये राष्ट्र मजबूत होगा। तो राष्ट्र की समृद्धि के लिए सहभागिता आंदोलन था मंडल आंदोलन। उसकी तरफ दूसरी तरफ देखें वो है एकाधिपत्य का आंदोलन। जो मंदिर का आंदोलन है वो सत्ता में एकाधिपत्य मोनोपोली कैसे बनाई जाए, आप दोनों को मिला के कैसे परोसते रहे। मुझे ये दुख होता है, ये दर्द होता है। ये मॉरली कितना अपराइट आंदोलन है सहभागिता का, ये हमें समझना चाहिए और उसी आधार पर उसी बिसात के इसको फलक को हमें पढ़ाना चाहिए। और इसलिए जब आप आज सामाजिक न्याय के आंदोलन को हम कह रहे हैं तो हमें मंडल नहीं कहना चाहिए, हमको सहभागिता का आंदोलन कहना चाहिए। हमको जो है ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के विस्तार का आंदोलन कहना चाहिए और उससे राष्ट्र की समृद्धि, क्योंकि लोग कहते हैं आरक्षण ने राष्ट्र को कमजोर कर दिया। मैंने हमेशा यह कहा है कि आरक्षण ने राष्ट्र निर्माण को और मजबूत किया, वरना कुछ लोग और भी लाल झंडा उठा सकते थे जिनको आपने सत्ता से वंचित किया। जो कम्युनलिज्म शुरू किया उसको हटाया बाकायदा मंडल की राजनीति। तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक जो सृजन किया है मंडल की राजनीति में, सामाजिक न्याय की राजनीति में, उसको हमें और ज्यादा बड़े शब्दों में, बड़े वाक्य विन्यास के साथ बड़े फलक पर उठाना चाहिए, जो अभी तक हुआ नहीं। बिल्कुल, बहुत थैंक यू। मयंक, मेरे सवाल हो। आवाज, हाँ मेरी आवाज अब आ रही होगी। मैं अपने अंतिम सवाल, आज के अंतिम सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ये दोनों लोगों से, आप दोनों लोगों से, या सूरज जी से भी और प्रोफेसर वेद से भी, कि पूरा जो फैसिस्ट फोर्सेस हैं और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, हमने हाल के सालों में, और हाल के सालों में क्या, हमने 2002 के गुजरात का जो जनसंहार था हमने वहां भी देखा, और मैं उसे दंगा नहीं कहता हूं, मैं जनसंहार ही कहता हूं। तो और हमने दिल्ली में भी देखा अभी हाल में कि जो बहुजन समाज है उसके नौजवानों को और तमाम बहुजन आबादी को सांप्रदायिक शक्तियां लगातार इस्तेमाल कर पाई, सफल हो पाई, जबकि ये पूरा आंदोलन जो था सामाजिक न्याय का, ये उन्हीं शक्तियों के खिलाफ था, फैसिस्ट और ब्राह्मणिकल फोर्सेस जिसे हम कहते हैं उनके खिलाफ था। क्या ये इसलिए करना आसान हो गया ऐसे संगठनों और राजनीतिक दलों के लिए जो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, क्योंकि जो बहुजन समाज है, जो दलित हैं और जो पिछड़े हैं, वहां पर जो लेयर्स हैं कास्ट की, वो इतने लंबे समय के बाद भी तोड़ने को लेके बहुत खास काम नहीं हुआ, या वो नहीं टूट पाई, और वो जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो आपसी एक जो दूरी है, उस वजह से ये काम आसान हो गया राइट विंग के लिए, हिंदू राइट विंग के लिए। आप दोनों लोगों से ये सवाल है। नहीं देखिए मयंक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो आपने अभी ये प्रश्न बनाया है, इसमें जो शब्दावली का प्रयोग हुआ है, इसके इतिहास को देखना पड़ेगा जी। और ये जो आप सांप्रदायिकता का इतिहास कह रहे हैं, वो फिर से चिन्हित करिए, उसको समाजशास्त्र दृष्टिकोण से चिन्हित कीजिए कि वो कौन सा संगठन है, वो कौन से लोग हैं जो इसको सृजित करते हैं, पल्लवित करते हैं, इसको जीवित करते हैं, और उसके बाद वो उनकी संख्या इतनी कम है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल, और इसलिए वो दूसरों को उधार लेते हैं जी। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए, जो एक समानांतर राजनीति थी, क्या उसने सत्ता के अंदर भागीदारी कराई? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं कम्युनिस्टों की बात कर रहा हूं। क्या उन्होंने उनको प्रतिनिधित्व दिया जी? और क्या उन्होंने वो सामाजिक आंदोलन चलाए? खिचड़ी का आंदोलन चलाया उन्होंने? क्या मलिन बस्तियों का आंदोलन चलाया उन्होंने? क्या उन्होंने जाकर के रक्षाबंधन का आंदोलन कराया? ये जो एक मरघट एक पनघट कौन चला रहा है जी? ये जो सामाजिक आंदोलन है, ये कहीं ना आश्रम भी चलाते हैं वो। हाँ, तो ये जो आंदोलन चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं छद में ही सही, लेकिन ये इंजर्ड साइकी पर मरहम लगाते हैं, और इंजर्ड साइकी पर जब मरहम लगाते हैं तो लोग आत्मसात हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप दाढ़ी बढ़ा करके अपने आप को बड़ा भारी कालमार्क्स समझते हैं और बात नहीं करते हैं, कुर्ता नहीं पहनते, आपका कुर्ते में सिलवट जरूर होती है, लेकिन आपकी सिगरेट नहीं जाती है। आपके मैनरिज्म से देखिए कि मैं तो देखता हूं ना कि किस प्रकार आप अपनी भाव भंगिमा से अपने आप को दूर कर देते हैं लोगों से। मास लीडर है, क्लास लीडर है, उसकी तरफ आप देखिए कि सफेद पोश के अंदर उसकी सिलवट न पड़े।
तो ये जो आंदोलन चले हैं उन्होंने लोगों को अपने से विरक्त कर दिया। इसी तरफ मैं बहुजन आंदोलन को अगर देखूं तो आप देखिए कि केवल एक ऐसा आंदोलन लगा जिसने कैडर कैंप चला करके ये बाकायदा जो नारे बताए अभी हमारे मंडल जी ने कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा क्यों नहीं आया उधर से? बिल्कुल। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वो बाकायदा नारा जिसकी संख्या भारी, उसकी भागीदारी, वोट से लेंगे पीएमसीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीटीएम, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये जो क्लीन स्लेट पर नहीं थी उसके बावजूद कैडर कैंप लगा करके जो कैडर तैयार किया गया उसका हमें जो है रिजल्ट मिला 1984 से और 1996 और 2007 तक। 25 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में सवर्ण समाज के पेश को रख करके कोई पॉलिटिकल पार्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बना पाई। ये था बहुजन आंदोलन का और ये था जिसे कहते थे मंडल का राजनीति का प्रभाव कि वहां पर किस तरह they all dictated the hegemony of the upper caste and upper caste was sidelined। तो मुझे लगता है कि हम फिर से कर सकते हैं provided we have to run a ideological movement। हमें फिर से वैचारिक क्रांति की तरफ कैडर कैंप लगा करके पुनः अपने यूथ को तैयार करना पड़ेगा। जी सूरज जी, मैं आपसे भी इसी सवाल का जवाब चाहता हूं और मैं थोड़ा सा उस सवाल को बदल देता हूं क्योंकि दरअसल जो मैं कहना चाहता था कई बार मैं खुद शायद वो नहीं कहना चाहता हूं, मैं चाहता था प्रोफेसर बोले, क्योंकि वही बात अगर मैं कहूंगा तो उसका उतना असर नहीं होगा। इस सवाल को लाने का मकसद भी यही था, जो बात आपने बोली जाहिर सी बात है। तो क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूं, देखिए सोशियोलॉजी पे, समाजशास्त्र पे मैं अथॉरिटी नहीं हूं, आप हैं प्रोफेसर। तो और मेरा पूरा मकसद वही था जो बात आपने कही। सूरज जी, मेरा सवाल आपसे भी वही है, आप इसको कैसे देखते हैं जो बात प्रोफेसर विवेक कुमार ने कही अभी कि एक इमोशनल मरहम उनकी जो इंजर्ड साइकी है उस पर लगाया गया, पर क्या अभी भी, अब तो लंबा समय बीत गया है और एक पढ़ी लिखी पीढ़ी भी आई है और ख़ास तौर पे जो पिछली जातियां हैं वहाँ पर हमने चुनावों से लेकर और तमाम मौक़ों पे देखा है कि वो राइट विंग के साथ नौजवान खड़ा हुआ है। उसकी वजह आप कैसे देखते हैं उसको? यही वजह देखते हैं? नहीं, ये वजह जो प्रोफेसर साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, चूंकि मैं तो एक्टिविज्म के दौर में जो जमीनी स्तर का ही है वो वहां तक हम लोग जाते हैं। हमारे 2-3 साथी हैं, डॉक्टर रतन लाल हैं और मैं हूँ, वो हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं। हम लोग कई जगह जाके सभाओं को एड्रेस किए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब वगैरह। तो ये मैं देख रहा हूँ कि जो सर ने कहा, जो उस आइडियोलॉजी से निकले हुए लोग हैं वो आज भी बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हैं इस दौर में, जब ये प्रहार बार बार हो रहा है, जब आपको तोड़ने के लिए, पॉलिटिकली तोड़ने के लिए हर तरह की तिगड़में यूज की जाती हैं, जो बड़े से छोटे स्तर तक होता है। मैं आपको बता दूं कि जो तमाम जिलों में कहाँ से पैसा है ये तो पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जिला जो मुख्यालय बना है, हर जिले में लगभग करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट है, वो वहां पर क्या होता है अगर आप थोड़ा सा पता लगाएं तो ये जो है लोगों में। और दूसरी तरफ ये है कि जिस जिले से मैं आता हूँ, मधेपुरा जो है, वहां पर सामाजिक न्याय के तौर पे बहुत ही मजबूत जगह रहा, लेकिन मुझे बड़ी दुख हुआ कि अभी जो विश्वविद्यालय जो वहाँ है, पीएन मंडल यूनिवर्सिटी जो है, और उसमें से जो बच्चे हैं उनको 500 रुपए के डेटा भरा के उनके फेसबुक आईडीज पर वो तलवार और वो हिंदुत्व और वगैरह वगैरह के फोटो डलवाए जाते और वो डालते हैं, क्योंकि वो वैचारिक दृष्टि से न उनको कोई बताने वाला कोई है और न वो समझना चाहते हैं। आज के मटेरियलिस्टिक दौर में उनको थोड़ा सा डेटा लगता है, सिर्फ अपना पहचान वहां पर वो करते हैं, बाकी वो जैसे यूज या मिसयूज करें वो उनके ऊपर है। तो ये पैसा जो खर्च हो रहा है जिलों में और जिस ढंग से खर्च हो रहा है, ये पूरी की पूरी जो समझने का और वैचारिक राजनीति को स्थापित करने का जो लक्ष्य है उस पर बड़ा कुठाराघात हुआ है। आज भी राजनीतिक दलों के नेता जो उस वोट के हकदार हैं, जो तथाकथित दलित पिछड़े वोट पर अपनी राजनीति करते हैं,
वो भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। उनमें से कई नेताओं से प्रोफेसर साहब की भी बात होती होगी, मेरी भी बात, हम लोग की भी बात होती है। उनको कहा गया है कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और जो उनकी जो संस्था है जो अब 4 साल बाद 100 साल पूरी कर लेगी, जिसके बलबूते आज वो सत्ता में आए हैं, उस वैसा एक अल्टरनेटिव आपको लाना होगा, तब आप राजनीति में आज एक जगह, एक स्थान बना पाएंगे। युवाओं को वैचारिक दृष्टि से मजबूत करना होगा। बामसेफ के जो लोग हैं, अलग अलग बामसेफ बट गए हैं, लेकिन वो लोग कुछ हद तक इसमें कामयाब है, लेकिन उनमें भी थोड़ी कमियां हैं। वो कमी तो हर संगठन में होती है, लेकिन एक तो इकट्ठे नहीं आ पाते हैं, ये सबसे बड़ी कमी। और अगर इकट्ठे आ जाएं तो एक बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ सिर्फ बामसेफ संगठनों के साथ आने से, एक वैचारिक दृष्टि से जो बात प्रोफेसर साहब ने कही, उस ऑल्टरनेटिव को लाने के लिए बड़ा मौका मिल सकता जी। हम लोग क्या करते हैं ना अमंग जी, हम लोग 92 में जगे, 92 में जगे हम लोग, 92 में बहुत बड़ा, फिर 2002 में जगे, और फिर बाद 2012 में जगे, पता चला कि उसके बाद जगे। तो ये जो है हमारे भी सुविधा भोगी लोग हैं, ये आते हैं जब हमारे ऊपर होता है, फाइटिंग करते हैं, फिर चले जाते हैं, और वो मुसलसल काम कर रहे हैं 96 से 1925 से। तो क्या होगा, आप कहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं भाई? बिल्कुल नहीं, लेकिन दरअसल हाँ सौम्या क्या कहना चाह रही हैं आप? जी बोलिए। मैं क्योंकि एक सवाल आया दर्शक से और आप लोग के पास वक्त तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि उसका आंसर मिले। माफी। तो प्रोफेसर विवेक, आपने कहा कि एक रणनीतिक चुप्पी है शायद, जो अभी डिसीजंस कई हुए हैं, या फिर कुछ मतलब और भी कई वजह हो सकती है, पर क्या कहीं जैसे वामपंथी दलों ने मंदिर मंडल फ्रेंजी कह के बिना ग्राउंड पे कुछ काम करे इन चीजों को बढ़ावा दिया, इन चीजों को मजबूत किया, क्या कहीं इस तरह की चुप्पी से ब्राह्मणवाद मजबूत नहीं हुआ? क्या पेरियार की जगह परशुराम की बात करने से क्या कहीं इसी राजनीति को? एक कमेंट आया है क्वेश्चन मार्क लगा के, सौम्या, इस सवाल में आप जोड़ सकती हैं इसको। किसी ने पूछा तो कि ये नारा कहाँ लेके जाएगा? देखिए हमारी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। बस तो क्या कहीं ये अम्बेडकरवाद को कमजोर करके या उसके खिलाफ जाकर ब्राह्मणवाद को सशक्त नहीं कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि अब पता नहीं आपकी परिभाषा क्या है अम्बेडकरवाद की, लेकिन मुझे लगा कि बाबा साहब के साथ भी ब्राह्मण लोग काम करते थे। यहाँ तक कि जिन्होंने मनुस्मृति दहन करने की बात कही, चित्रे भी जो है ब्राह्मण थे, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉलेज खोले तो उनके साथ भी थे। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के खिलाफ है कोई। और मान्यवर ने खुद नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मुझे लगता है कि अगर हम फिलॉसफी समझे तो हम खड़ी लाइन को पड़ी लाइन बनाना चाहते हैं। वी वांट टू मेक ए हॉरिजॉन्टल लाइन, वी डोंट वांट टू इन्वर्ट द लाइन। समाज के अंदर सामाजिक न्याय के साथ सबको अगर प्रतिनिधित्व मिले तो वो सरकार, संस्था, शिक्षा, वही एक मुझे लगता है मुकम्मल राजनीति होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि विगत 70 वर्षों में, 72 वर्षों में जिन्होंने राजनीति करी, कहीं भी करी, मैं तो वहां प्रतिनिधित्व ढूंढता हूं। आप जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी, सिविल सोसाइटी, मीडिया, वो प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं पड़ता। यहां तक कि मार्क्सवादी संगठनों के अंदर मैंने ढूंढने की कोशिश करी। अतुल कोहली लिख रहे थे रिप्रेजेंटेशन इन 1970 वाज 2.1, और जब कम्युनिस्ट आए तो 1.7 हो गया प्रेजेंटेशन। अब आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा जो है उन्होंने ऐसा फ्रेमवर्क दिया जिससे कि हम इस समाज को समझ सकते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऑल्टरनेटिव सोच का फ्रेमवर्क था उसको भी हम लोगों ने कमजोर किया। मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूँ। कांग्रेस वाले मुझे कहेंगे मैं तो वो बसपा का हूँ, लेफ्ट वाले कहेंगे ये बसपा, इनको न बुलाओ। अरे भाई, आइडियोलॉजी के लिए भाईचारा आप करेंगे, लेकिन जब आपको प्रतिनिधित्व देना होगा तब आप अपने लोगों को बुलाएंगे। तो मुझे लगता है लड़ाई अब प्रतिनिधित्व के साथ आ गई है, और जो चेतना युक्त दलित है, जो चेतना युक्त पिछड़ा है, अकलियत है, वो अपना प्रतिनिधित्व चाहता है। अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो वो आपके साथ नहीं आएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि हम अगर बात करें तो प्रतिनिधित्व की बात करें, और देखें शिक्षा के संसाधन में, हम सत्ता के अंदर, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में कहाँ है। अगर ये प्रश्न उठाएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा प्रश्न होगा
बनिस्बत इसके कि हम केवल और केवल सांप्रदायिकता के अंदर अपनी बात करते रहे। जी इसमें प्रोफेसर, हालांकि एक कमेंट जो बात कह रहा था कि आपकी इस हाँ, बात से हाँ, मैं सहमत हूं, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ तमाम ऊंची जातियों के लोग थे, बल्कि जब उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई पहली बार, तो उसका पहला अध्यक्ष जो है, उसके पहले अध्यक्ष जो है वो चिमनलाल सेतलवाड़ थे, जो तीसरा सेतलवाड़ के जो है वो ग्रेट ग्रैंडफादर, तो वो भी अपर कास्ट हिंदू थे। लेकिन इसमें सवाल एक और आया है जो वो ये पूछना चाह रहे थे एक दर्शक कि ये जो हाथी नहीं गणेश है वाला जो पूरा प्रोसेस है, वो तो लेकिन ब्राह्मणवाद से आता है, वो जाति से संबंधित नहीं है, वो तो पूरी तरह से एक ब्राह्मणवादी सिस्टम को जो है वैलिडेशन देने का प्रोसेस नहीं हो जाता है कहीं ना कहीं? नहीं, आप तो जो है मुझे बसपा का स्पोक्समैन बना रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ नारे क्यों आ रहे हैं ये तो वो बताएंगे कि उनके क्योंकि नारों की बात हुई, इसलिए नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि जब आंदोलन चलता है तो उसके बीच में एक नारा बार बार आता है। लोग कहते हैं कि तिलक तराजू कलम तलवार लावा भी नारा आता। बिल्कुल। और लोगों ने बहुत बताया कि ये नारा जो है बसपा ने दिया। मैंने मान्यवर कांशीराम से इंटरव्यू में पूछा कि आप ये नारा कैसे दे सकते हैं, जी। और उन्होंने साफ डिनाई किया, नहीं ये नारा 1993 के अंदर जब इटावा में मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो पहली बार लगा, मैंने तो आज तक ये नारा कभी दिया नहीं। लेकिन हाँ ये जरूरी है कि मैंने मन से मना नहीं किया कि भाई ये नारा मत लगा। तो राजनीति और रणनीति अलग अलग होती है जी। और आप ये देखिए कि अगर कुछ लोग दलितों के अंदर जा करके अगर दलितों के आइकन पर माला चढ़ा सकते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण आइकन पर माला क्यों नहीं चढ़ा सकती? उसके अंदर ये क्यों होता है कि वो बदल जाएगी? यही कहीं ना कहीं ये जो एहसास कमतरी है ना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि दलित आंदोलन कहने से चलता है, दूसरे के बताने पे चलता है, दलित दूसरे के कहने पे आंदोलन करते हैं और जो दूसरे समाज के लोग हैं वो बड़े अक्लमंद हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कहीं ना कहीं मिटना चाहिए कि वो भी राजनीति कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? वो राजनीति बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सहमत हो सकता है ना। मुझे तो ऐसा मिश्रा यूनिवर्सिटी भी बनाई उन्होंने, तब कोई कुछ नहीं कह रहा। शकुंतला मिश्रा डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी बनवाई उन लोगों ने, बिल्कुल लखनऊ में। उसके बारे में क्यों नहीं कोई हाईलाइट करता कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल बड़ा काम किया, वो बहुत बड़ा काम किया। और मैं तो क्योंकि लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, 7 विश्वविद्यालय बने उसके दौरान, लेकिन 7 विश्वविद्यालय मीडिया ने एक भी नहीं दिखाया। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में जो है स्थापित हुआ, 511 एकड़ में गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय बना, लेकिन उसको आज तक कोई नहीं दिखाया था। बिल्कुल। और मैं हैरान था, मेरे परिवार के, मेरी अपनी बहन, चचेरी बहन जो है वो लखनऊ में जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई उससे पढ़ी, और मैं हैरान था कि वहां पे ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं जो दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाए जाते हैं। तो मतलब वो अपने आप में इंटरेस्टिंग एक चीज है। और आप ये देखिए कि फूले यूनिवर्सिटी भी बनाई और यहाँ साहू यूनिवर्सिटी भी बनाई और यहाँ तक कांशीराम उर्दू और फारसी विश्वविद्यालय भी बनाया। तो ये जो आइकनोग्राफी है वो केवल मूर्ति में नहीं रही, इट हैज कम टू द ग्रास रूट लेवल। और यही डर है, जो भागीदारी भवन बना और उसके अंदर कौन पढ़ रहे थे? बैकवर्ड और दलित लोग पढ़ रहे थे भाई। वो भागीदारी भवन महिलाओं के लिए भी बना, वो भागीदारी भवन दलितों के पुरुषों के लिए भी बना। तो ये जो अब मैं यहाँ पर क्या मतलब जो है डिस्कशन कर रहा हूँ, मंडल कमीशन की सिफारिशों में ये शामिल भी था कि आपको विशेष सुविधाएं देनी होंगी, कोचिंग देनी होगी, सेंटर शुरू करने होंगे, ये सब कुछ उसमें था जो हम बात कर रहे हैं। नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ऑल्टरनेटिव मीडिया डिस्कस करता है और जब मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कस करता है तो वो तो केवल पार्क गिनाता है, वो केवल मूर्तियां गिनाता है। वो जो कंस्ट्रक्टिव इमेंसिपेटरी आइडियोलॉजी के तहत काम किए गए, दे डोंट काउंट ऑन इट, दैट्स व्हाई वी फील बैड अबाउट इट। ये प्रोफेसर, मुझे लगता है कि इसमें अंतर ये भी है कि किसकी दिलचस्पी यूनिवर्सिटी में है और किसकी दिलचस्पी पार्क में है। नहीं सर, ये दिलचस्पी नहीं है, ये सोते हुए को जगाया जा सकता है। बिल्कुल। जो सोते का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता है। तो ये जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सोने का नाटक कर रही है, नहीं सोने का नाटक भी नहीं कर रही, अब तो वो भी नहीं बीता, साल के अंदर बाकायदा लोग जो है ओपिनियन पोल कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? जी नहीं, और आप जो कह रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी नाइतफाकी रखता हूँ। अब सोने का नाटक भी नहीं बचा है, अब खुल के खड़े हुए हैं। और इसलिए मैंने आज जो बात अभी बीच में कही शो में, एक पत्रकार के तौर पे शायद मैं पहले, आज से 5 साल पहले मैं अवॉइड करता ये बोलना कि मैं किसी चीज के साथ या खिलाफ खड़ा हूं ऑन एयर। लेकिन अब जब लकीरें खिंच गई हैं बहुत साफ कि कौन कहां खड़ा है,
तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है कि मेरी स्टैंडिंग, मैं कहां पे नहीं, खड़ा हुआ हूं। मैं इसलिए नहीं सोचता हूं कि रोजी रोटी तो उनकी भी चलनी चाहिए। हाँ, लेकिन तो फिर हमको तो हमेशा ये हमको भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। प्रोफेसर कहाँ लाइन बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमको ये तय करना होता है हमेशा कि हमारी रोटी पे किसी का खून ना लगा हो। और फिलहाल मिनिस्ट्री मीडिया में बहुत सारे लोगों की रोटी पे हम लोग तो बहुत सारे गरीबों का खून लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं एक पॉइंट में सूरज जी बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा। वो प्रोफेसर साहब ने जो कहा वो मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन जो ओबीसी की राजनीति है उसमें मैं आपको साफ साफ बतला देना चाहता हूं कि चूंकि जो ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे हमारी जो बातें होती हैं लोगों से, और हम जो समाजवादी पार्टी के जो अभी अप्रोच है कि परशुराम जयंती मनाएंगे या उनकी मूर्तियों को स्थापित करेंगे, ये आम लोगों में और खास तौर से उनके अपने वोटर्स में बिल्कुल नेगेटिवली जाता। और ये मैं आपको बताऊं इसलिए क्योंकि एक सामंजस्य नहीं है। अगर आप बात करते हैं जैसे जिस समय जो बहन जी ने बताया था कि मुझे यादवों ने वोट नहीं दिया और कुछ लोगों की बात हुई थी उनसे, तो हम लोगों ने उनको कहा कि आप ये सार्वजनिक वक्तव्य आपको देना चाहिए कि मुझे दलितों ने जम के वोट दिया। कौन अंदर जाता है, किसको पता है कि अंदर में कौन किसको वोट दिया? ये तो ईवीएम जो मैनिपुलेट करते हैं उन्हीं को पता होगा, और नहीं तो अगर कैमरा फिट कर दिया जाए तो ये जो अप्रोच है आज एक पार्टी की उत्तर प्रदेश में, चूंकि आप वहां से आते हैं, तो जो मैं रीड किया हूँ वो मैं चाहता था कि जाते जाते अपने दर्शकों, आपके दर्शकों को शेयर करूं जो मेरी समझ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए पॉलिटिकली हम एक बहुत ये हो सकता है कि ये बहुत ट्रांजिशन का फेज भी हो, और ये भी हो सकता है कि ये मुश्किल अभी बहुत लंबे समय चले, हमको पता नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है जहां कभी ना कभी तो चीजें बदलेंगी। कोई बहुत लंबे समय तक कोई भी तानाशाह दुनिया में जो है वो हमेशा रूल नहीं कर सकता कोई। मैं आज की इस बातचीत का अंत आप लोगों को शुक्रिया कहते हुए, सौम्या का ही एक लेख है और मैं उसके एक हिस्से को पढ़ के करना चाहता हूं। सौम्या के ये लेख शुरू होता है एक सीन से। सीन 1, पर्दा उठता है। ड्राइंग रूम में एक अभिनेता फ्रंट सीट लेता है। मुमकिन है उसके पास इस सीट के लिए उच्च वर्ग और उच्च जाति का टिकट मौजूद है। अपने टीवी की स्क्रीन पर प्रवासी मजदूरों को पैदल चलता देख वो मायूस हो जाता है। बहुत तत्परता से वो अपने आप को लाचार और बेबस महसूस कराता है। जैसे क्रिकेट मैच देखते वक्त दर्शक चीखते हैं वैसे ही, और खिलाड़ी को निर्देश देते हैं इस उम्मीद में कि वो इस परिणाम को बदल देंगे, वैसे ही अभिनेता भी तुरंत फेसबुक और ट्विटर पे दुखी इमोजीज और स्माइलीज के साथ इन मजदूरों के लिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है। उसको लगता है इससे मजदूरों और देश का भविष्य बदल जाएगा। ऐसा करके उसको यह भी लगता है कि उसने नागरिक होने का कर्तव्य निभा लिया है। पर्दा गिरने लगता है, तभी एक सिसकी की आवाज आती है। अभिनेता की खिड़की के बाहर से मजदूर पैदल चल के जा रहे होते हैं, पर टीवी के शोर में उसको वो सुनाई नहीं देता। सीन 2, पर्दा उठता है। मंच पे सुबह सुबह का दृश्य है। नाटक के अभिनेता की नींद आज फिर 4 GB डेटा के साथ खुली है। अभिनेता अपनी सोशल मीडिया का हीरो है। वो हर मुद्दे पे आवाज उठाता है, देश या जिसे भी वो देश समझता है उसके लिए लड़ जाता है। सूत्रधार की आवाज गूंजती है, काश डेटा कभी खत्म ना हो जिससे मेरी विचारधारा की सांसें चलती रहें। अभिनेता को पता है कि सरकार उसके बारे में सब सोच रही है, इसलिए कभी कभी अभिनेता सोचना भी बंद कर देता है। अभिनेता आज टिकटॉक नाम की ऐप अनइंस्टॉल कर रहा है क्योंकि इससे देश की सरहदों की रक्षा होगी। हिंदुस्तानी आदमी की फिर गलती भी क्या है कि उसके पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में चीन और बाकी हर ओर पानी। उसके पास कोई जगह ही नहीं बची सरहद के मुद्दे से बचने की। पर्दा गिरने लगता है, तभी नायक के फोन पे एक अपडेट आता है, पेटीएम का नया वर्जन आया है। पेटीएम का निवेश भी चीन से आया था, पर यह निवेश उसी टिकट पर आया है जो पुराने अभिनेता के पास था, उच्च वर्ग और उच्च जाति का टिकट। सौम्या ने जो लिखा अपने लेख में, इस बारे में गंभीरता से सोचिएगा। मैं जिस जाति में पैदा हुआ वो दरअसल चारों वर्णों में से किसी में नहीं आती, जिसको कायस्थ कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को उच्च मानती है। उसके इतिहास में वो तमाम जालसाजियां हैं जो उसने बही खातों में की और तमाम वंचितों, बहुजनों, गरीबों और किसानों की जमीनें हड़पी। मैं इस बात को यहां ऑन एयर बैठ के पब्लिकली स्वीकार करने और कहने को तैयार हूं। अगर हमारे बीच के एक बच्चे को कोई जंगली जानवर उठा ले जाता
और कई साल बाद वो उन जानवरों के साथ पलने के बाद लौटता, अगर किसी को आप 20 साल 30 साल एक अंधेरे कमरे में बंद कर दें और उसके बाद एक झिर्री से रोशनी की एक किरण डाल दें, वो उस रोशनी को झेल भी नहीं सकता। और आप उम्मीद करते हैं कि हजारों साल के जुल्म सितम के बाद कुछ एक सालों में आप सारा सामाजिक न्याय निपटा देंगे। आप आरक्षण को अन्याय कहते हैं। हम सबको याद करना होगा अपनी पिछली पीढ़ियों के अन्याय को। जाहिर सी बात है हमको उसकी सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन उसके न्याय का हिसाब करने के लिए हमको साथ आना होगा, खड़ा होना होगा। जाति के सवाल पे सोचिए। एक बार फिर से कहूंगा, आपके घर में जब प्रेम विवाह नहीं व्यवस्था विवाह हो, अरेंज मैरिज, तब सवाल कीजिए कि अब अंतरजातीय विवाह क्यों नहीं किया। और उसके बाद आपको जवाब मिलेंगे, वहां आपको मेरी सारी बातें, हमारे सारे पैनलिस्ट की सारी बातें सही लगने लगेगी। फिलहाल आज के लिए शुभ रात्रि। सोने से पहले सोचिएगा, हर रोज सोने से पहले सोचिएगा, जाति का नाश ही हमको एक बेहतर दुनिया की ओर, कम से कम एक बेहतर देश की ओर लेके जाएगा। प्रोफेसर विवेक कुमार आपका शुक्रिया, सूरज मंडल जी आपका शुक्रिया, सौम्या आपका शुक्रिया। बहुत खूबसूरत ये आर्टिकल था, मैंने तय किया था आज मैं ये हिस्सा पढ़ूंगा। और हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे शनिवार को जात ना जात में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं और मजबूती से देना। सीटें कम की जा रही है, यानी 100 की जगह 5, 3, 2, यानी टीकर सेक्शन के जो आ जाते थे यूनिवर्सिटी में पूरे देश भर में। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। उठाओ